Hello everyone, this side Ashish. Today we are going to a new awareness training session over ISO 14001 2015 version. The title of the standard is Environmental Management Systems Requirements with Guidance for Use. You are well aware with this standard. If you are working or associated with any organization in your professional career, or you have a general awareness. This is basically a, basic standard for environmental management. Uh, Firstly, I discuss with you the history of this standard. The origin of the standard is from the 19th century. The fundamental standard is BS 7750. So uh, ये अभी थर्ड वर्जन चल रहा है आईएसओ 14001 का। इससे पहले दो वर्जन और भी आ चुके हैं। ठीक है। अभी तक हमने 9001 का ये एक सेकंड स्टेज का स्टैंडर्ड आप इसको मान सकते हो कि अब आप 9001 को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो सेकेंडली आप इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सोचते हो, काम करते हो, स्टार्ट करते हो। तो फिर हम 14001 की बात करते हैं। ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है मैनेजमेंट सिस्टम का, क्योंकि आप अगर जैसे कि आजकल ऑब्लिगेशंस हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हैं और लॉ हैं, कोर्ट ऑर्डर्स हैं, बिजनेस नीड है, तो हर जगह पे ऑब्लिगेशंस हैं इन्वायरमेंट को लेके कि आपको वहाँ पे अपने कंप्लायंसेस को, अपनी थिंकिंग को, अपनी कंपनी के वर्किंग को, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और कहीं ना कहीं जो भी आप इन्वायरमेंट से ले रहे हो उसको एक बेहतर तरीके से यूज़ कर सको, उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आपको काम करना है। ठीक है। और ये स्टैंडर्ड जो है एक बैलेंस की बात करता है, आपकी जो इकोनॉमिक बिजनेस की इकोनॉमिक्स है और इन्वायरमेंटल जो प्रोस्पेक्टिव है आपके बिजनेस का, उसके बीच एक बैलेंस की बात करता है ये स्टैंडर्ड। ठीक है। एक अच्छा बैलेंस हो दोनों में, मतलब कहीं पे भी मतलब कोई चीज़ ऐसा ना हो कि आप इन्वायरमेंटल जो आपकी थिंकिंग है या फिर अ, उसको लेके आपकी जो प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन हो, वो कहीं बहुत पुअर हो। ठीक है। तो और या फिर आप इन्वायरमेंटल जो आपका मैनेजमेंट सिस्टम है वो कहीं ऐसा भी ना हो कि आपका जो एग्जीक्यूशन है, मतलब आपका बिजनेस एग्जीक्यूशन है, वो बहुत उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़े। तो इसको बैलेंस करके चलना है। ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड इस तरह की गाइडलाइंस देता है। ठीक है। मेरी स्लाइड का जो फर्स्ट पेज आप देख सकते हो, अ, ये मैंने स्टैंडर्ड के जो नंबर है और टाइटल है उसको डिस्क्राइब किया है और मेरा नाम डिस्क्राइब किया हुआ है। साथ ही साथ मेरी कंपनी का लोगो है, दैट इज एडिसन क्वालिटी रजिस्ट्रार। ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। और मैंने ये स्टैंडर्ड कंप्लीटली कवर किया हुआ है। सारे क्लॉजेस जो हैं, इंडेक्स के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे कवर है। साथ ही साथ स्कोप जो होता है इंडेक्स में क्लॉज के अलावा, उसको भी हमने कवर किया गया है। ठीक है। तो पहला जो डिटेल्स जो शुरू होती है, इंफॉर्मेशन जो शुरू होती है स्टैंडर्ड की, तो पहला है इंट्रोडक्शन अपना। तो यहाँ पे बैकग्राउंड के बारे में बात की गई है आईएसओ 14001 की, 14001 की। तो यहाँ पे पहला ही पॉइंट है ब्लेंडेड बैलेंस ऑफ इन्वायरमेंट, सोसाइटी एंड द इकोनॉमिक। ठीक है। तो ये तीन पिलर बताए गए हैं, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक कंपनी के। ठीक है। फॉर द सस्टेनेबिलिटी।
इसमें पहला इन्वायरमेंट है, दूसरा सोसाइटी है, तीसरी इकोनॉमी है। ठीक है, तो इसको एक यहाँ पे मैंने वर्ड ब्लेंडेड का यूज़ किया गया है, तो हमें एक बैलेंस्ड फॉर्म में इन तीनों को रख के एक सिस्टम तैयार करना है, एक सिस्टम रन करना है इन द फॉर्म ऑफ कंपनी। ठीक है, फिर यहाँ सोसाइटल एक्सपेक्टेशन की बात की गई है, स्ट्रिंजेंट लेजिस्लेशन की बात कही गई है। ठीक है, स्ट्रिंजेंट लेजिस्लेशन में पोल्यूशन है, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज है, इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट की बात है, क्लाइमेट चेंज की बात है, डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स बैकग्राउंड में इस स्टैंडर्ड के यूज होते हैं, और जो ये स्टैंडर्ड इन्हीं चीज़ों के रिस्पेक्ट में वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझने का हेल्प मिलती है कि ये स्टैंडर्ड किन चीज़ों की रिस्पेक्ट में फोकस्ड है, और किन चीज़ों की रिस्पेक्ट में हमें मतलब सोचना है। ठीक है, और वर्क करना है। सो जो मतलब हम इस स्टैंडर्ड के माध्यम से या फिर एज अ बेनिफिट लेना चाहते हैं कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन हो, उनकी जो नीड्स हो, उसको हम मीट कर सकें, क्योंकि जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं एज अ कंपनी to make a product or to make a business, to run a business, to give services, so वो कहीं ना कोई ऐसा ना हो कि हम एक इफिशिएंट मैनर में ना यूज़ कर रहे हो, या हम उसके आजकल हम एक टर्म यूज़ होता है रिसाइकल, रीयूज। ठीक है, तो ये इन चीज़ों के ऊपर हमें एक माइंडसेट लेके और चीज़ों को करना है कि मतलब हमें एक इफिशिएंट सिस्टम बनाना है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स में। ठीक है, और इन तीनों पिलर्स को हमें साथ लेके चलना है, जो भी मैंने डिस्कस किया, सोसाइटी, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी को। ठीक है, सो जब हम एक माइंडसेट डेवलप कर लेंगे रिसाइकिल, रीयूज और रिड्यूस का, तो हमें काफ़ी हेल्प मिलती है चीज़ों को सोचने के लिए। जब भी हम कोई अपने वर्क को एक्सिक्यूट कर रहे होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कंपनी, तो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सोचना और करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 पिलर्स की बात की। ठीक है, इसके बाद हमने सोसाइटल एक्सपेक्टेशन की बात की। तो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन में क्या चीज़ें आती हैं, तो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है, ट्रांसपेरेंसी की बात आती है, अकाउंटेबिलिटी की बात आती है। ठीक है, और इसकी वजह से जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन है, उसकी वजह से जो लेजिस्लेशन है, वो स्ट्रिंजेंट होते जा रहे हैं। ठीक है, और जो प्रेशर मतलब इवॉल्व हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू पोल्यूशन, इनएफिशिएंट ऑफ यूज ऑफ रिसोर्सेज, improper waste management, climate change और degradation of ecosystem and loss of biodiversity का, इसके रिस्पेक्ट में जो भी रेगुलेशंस हैं, लेजिस्लेशंस हैं, वो मतलब हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जब इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो उसकी वजह से हमें जो ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टमेटिक अप्रोच कहीं ना कहीं अडॉप्ट करना पड़ता है एज अ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जो जस्टिफाई कर सके ये जो स्ट्रिंजेंट लेजिस्लेशन है, सोसाइटल सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हैं, इनको जस्टिफाई करने के लिए एक एविडेंस मैनर में। ठीक है, इसके बाद जो बात होती है, एम की बात होती है। सो एम्स में जो मैंने की पॉइंट्स लिए हुए हैं यहाँ पे, सोशियो इकोनॉमिक नीड्स हैं, एडवर्स इफेक्ट मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन है, कंप्लायंस ऑब्लिगेशन है, इनहेंसिंग एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस with respect to product and service, life cycle perspective, organization market position, success factors, commitment। ठीक है, सो
हम यहाँ पे हम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू क्या एम करना चाहते हैं, वहाँ पे कीवर्ड्स हमें जस्टिफाई करते हैं कि हमें हमारा एम क्या है, कि हम एक फ्रेमवर्क डेवलप कर सकें, ठीक है, टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट और रिस्पॉन्ड कर सकें जो जो चेंज हो आ रहा है इन्वायरमेंटल कंडीशन में। और इसके साथ ही साथ हमें बैलेंस करना है जो सोशियो इकोनॉमिक नीड्स हैं, ठीक है। सो जो एम है और बातें आती हैं सिस्टमेटिक अप्रोच में, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टॉप मैनेजमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वही जो प्लानिंग होती है और जो सक्सेस है इस मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करने के लिए इन लॉन्ग टर्म मैनर, वो उसकी लीडरशिप ही टॉप मैनेजमेंट की एक डिसाइसिव बना सकती है, ठीक है। सो हमें जो एम, हम जब इन्वायरमेंटल सिस्टम डेवलप करेंगे तो उसमें एम आएगा सबसे पहले हमें कि प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंट करना है और प्रिवेंट और मिटिगेट करना है एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को, ठीक है। तो इसके साथ हमें जो पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, उसको मिटिगेट करना है, ठीक है। साथ ही साथ जो ईएमएस का इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का नेक्स्ट एम है, वो है जो ऑब्लिगेशन है कंप्लायंसेस को उसको फुलफिल करना, ठीक है। और फिर जो एम है इसमें बात होती है जो परफॉर्मेंस है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस है उसको इनहेंस करना, ठीक है। फिर एम में और जो बातें होती हैं जो स्टैंडर्ड में बताई गई हैं, ठीक है, वो है कि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हम डिज़ाइन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर कंज्यूम कर रहे हैं या डिस्पोज कर रहे हैं, अ, उसको कंट्रोल और इन्फ्लुएंस उसकी वजह से जो भी चीज़ें हो रही हैं मतलब विथ रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट, उसमें जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो कम से कम हो, ठीक है। कोई एडवर्स इफेक्ट हो रहा है तो उसको प्रिवेंट कर सकें हम, या फिर जो इन्वायरमेंट का नुकसान हो रहा है उसको कम से कम हम करते हुए आगे बढ़ें। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड बात करता है एम में कि लाइफ साइकिल की बात करता है कि जब भी हम एक प्रोडक्ट या सर्विसेज एज अ कंपनी बनाते हैं या फिर ऑफर करते हैं एज अ कंपनी, तो जो लाइफ साइकिल होती है प्रोडक्ट या सर्विसेज की, वो हम उस माइंडसेट से उसके पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखें जब हम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए वर्क करें, सोचें, ठीक है। तो जब लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव आप समझते होंगे कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है, मतलब वहाँ पे होता है कि हम जो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से जब इनिशिएट होता है कि उसके जो रॉ मटेरियल हमने लिए, मतलब हमने एक मोबाइल बनाया या फिर कार बनाई, उसके रॉ मटेरियल से उसमें हमने जो भी रॉ मटेरियल यूज़ किए हमने उसमें, फॉर एग्जांपल आप हो सकता है स्टेनलेस स्टील यूज़ कर रहे हो, एल्युमिनियम यूज़ कर रहे हो, गोल्ड भी यूज़ होता है मोबाइल में, ऐसे कार में मतलब आप आयरन के अलग अलग फॉर्म में मेटल यूज़ करते हो, ठीक है। इसके साथ साथ प्लास्टिक्स यूज़ करते हो, रबर यूज़ करते हो। तो जो ये रॉ मटेरियल जो एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचुरल से मतलब रॉ फॉर्म में, ठीक है, और उसको प्रोसेस करते हैं एज अ मेटल, ठीक है। फर्दर उसको प्रोसेस करते हैं जो हमारे फॉर्म और शेप में हमें इसको चाहिए होता है, ठीक है। तो जो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, जो एक्सट्रैक्शन पॉइंट है, वहाँ से उसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है। जब आप नेचर से उसको लेते हो और उसको जब यूज़ कर लेते हो, मतलब थ्रू मतलब आप बना लिया, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपके कस्टमर ने यूज़ कर लिया, उसके बाद उसकी मतलब जो वर्किंग लाइफ है वो ख़त्म हो गई, तो उसके बाद जो डिस्पोज ऑफ करना की बात होती है कि उसको
हम कैसे मतलब डिस्पोज कर दें या फिर उस चीज़ को हम मतलब एज अ प्रोडक्ट ख़त्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसकी बात होती है, तो वहाँ पे रिसाइकिल की बात आती है, रीयूज की बात आती है। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को जो भी लोग जो भी कंपनी एक पॉलिसी बनाएंगी, प्रोसीजर्स बनाएंगी, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाना है। ठीक है, साथ ही साथ एम में जो और बातें होती हैं वो फाइनेंशियल और ऑपरेशनल बेनिफिट्स की बात होती है, जिसकी वजह से एक कंपनी अपने आप को बेटर बता सकती है, दिखा सकती है। ठीक है, और मार्केट में जो उसकी पोजीशन है वो बेटर होती है उसके वजह से। और साथ ही साथ जो इंटरेस्टेड पार्टीज आप मैंने ब्रीफ किए हुए अपने अर्लियर ट्रेनिंग वीडियोस में, इंटरेस्टेड पार्टीज कौन क्या होती हैं, कौन होती हैं। ठीक है, तो उनको कम्युनिकेट करने में हमें एक अच्छा बेस मिलता है। ठीक है, इंटरेस्टेड पार्टीज में आपकी जो रेगुलेटर्स हैं, आपके अथॉरिटीज हैं, वो भी हो सकती हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, साथ ही साथ आपके जो वेंडर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे हो सकते हैं। ठीक है, और जो आप ईएमएस को जो आप डिफाइन करोगे, कम्युनिकेट करोगी, अ, कि अगर हमने जो हमारे कंप्लायंस लेवल्स है या फिर परफॉर्मेंस लेवल है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, ये है और ऐसा है, हम कर लेते जब हम कर लेंगे ईएमएस को इम्प्लीमेंट, तो उससे मतलब उनको भी हेल्प मिलती है। मतलब आपका जो अथॉरिटी है, अगर कोई आपका जो बॉडी है, वो उसको जब कम्युनिकेट करते हो तो वहाँ पे ऑब्लिगेशन जो है, लीगल ऑब्लिगेशन है आपके, पर वो वहाँ पे उस तरह से फुलफिल करते हो। आपका कोई कस्टमर है, वहाँ आप कम्युनिकेट करते हो अपने इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को, तो वहाँ पे अ, आपकी जो मार्केट पोजीशन है या फिर वैल्यू है, कहीं ना कहीं वो इनहेंस होती है मतलब कस्टमर के माइंड में। ठीक है, मार्केट में, या फिर आप जब सब कॉन्ट्रैक्टर को अपने या फिर वेंडर को या फिर अपने स्टेक होल्डर को कम्युनिकेट करते हो, तो कहीं ना कहीं उसको हेल्प मिलती है जो उसके ऊपर इन्वायरमेंटल ऑब्लिगेशंस है, उसको जस्टिफाई करने में, उसको एक बेटर तरीके से बताने में। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे एम्स हैं जो स्टैंडर्ड में डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये स्टैंडर्ड कहता है कि मतलब ये जो 14,000 स्टैंडर्ड है, ये कहीं ऐसा कोई नहीं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मतलब कोई किसी तरह का इंक्रीमेंट या फिर चेंज करना चाहता है जो लीगल रिक्वायरमेंट्स उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लीकेबल है। ठीक है, फिर इसके बाद जो बात की गई है एम के साथ साथ, वो सक्सेस फैक्टर की बात की गई है, कि उसमें कमिटमेंट की बात की गई, जो मैंने अभी लीडरशिप की बात करी। तो इट्स जो सक्सेस फैक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो कमिटमेंट और लीडरशिप के। ठीक है, और ये हर लेवल पे चाहिए होता है, क्योंकि मतलब सभी लोग कहीं ना कहीं अपने जो जॉब लोकेशन है, एक्सक्यूशन है, उसके थ्रू एक इफेक्ट डालते हैं। आप मतलब आज कंपनी से बात होती है, ऑर्गेनाइजेशन से बात होती है, पेपरलेस की बात होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो मिनिमम आज आप रेस्टोरेंट्स में जाओगे, अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाओगे, तो वहाँ पे आपको कंट्रोल्ड वाटर फ्लो मिलेगा टैप में। तो ये सब चीज़ें हैं जो मतलब एक कहीं ना कहीं हर जगह इन्वॉल्व है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें आप हर लेवल में एक ऑर्गेनाइजेशन के कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, जिसके थ्रू एक ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है विथ रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम एज अ परफॉर्मेंस इनहेंस करने का मौका मिलता है। तो ये लीडरशिप कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। और कहीं न कहीं जो ये मतलब इसको लीड करेगा जो वो टॉप मैनेजमेंट होता है। ठीक है?
और साथ ही साथ सक्सेस फैक्टर में भी हमें ये ध्यान रखना है कि रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी का एक माइंडसेट लेके चलना है। ठीक है, कि जब भी हम कोई मतलब एक डिसीजन मेक करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, तो उसमें रिस्क और अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, तो उसको भी हमें मतलब हमेशा लेके चलना है। ठीक है, क्योंकि हमें हमें बैलेंस, हम 3 पिलर्स को बैलेंस कर रहे हैं, जो कि एनवायरनमेंट है, सोसाइटी है और थर्ड है और अपना इकोनॉमिक। ठीक है, इन चीज़ों को बैलेंस करना है, तो इसके रिस्पेक्ट में हमें जो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है उसको लेके चलना है हमेशा अपने माइंडसेट में। साथ ही साथ ये जो सक्सेस फैक्टर है, इसमें स्टैंडर्ड बात करता है कि कहीं पे भी यूनिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि जैसे 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दोनों का जो स्कोप है एज़ अ कंपनी वो सेम हो, लेकिन जो उनका एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, वो सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो थिंकिंग है मैनेजमेंट की वो अलग है। ठीक है? उनके कॉन्टेक्स्ट अलग हो सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ यूनिफॉर्मिटी जो है वो मतलब कहीं न कहीं उससे बचना ये स्टैंडर्ड्स के बारे में बोलता है। ठीक है? उन दोनों कंपनी की कमिटमेंट अलग हो सकती है। ठीक है? टेक्नोलॉजीज अलग हो सकती हैं, परफॉर्मेंस गोल अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब चीज़ों को करना है कि कहीं पे मतलब ऐसा ना हो कि बस आप डॉक्यूमेंटेड मैनर में चीज़ों को फुलफिल करना चाह रहे हो। तो इससे भी बचने के लिए स्टैंडर्ड कहता है। ठीक है, इसके बाद बात होती है प्लान डू चेक एक्ट की बात होती है स्टैंडर्ड में। तो पीडीसीए के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो से बताया हुआ है। अ, तो प्लान डू चेक एक्ट जो है वो एक साइकिल है, और लीडरशिप उसके बीच में रो एक सेंटर पॉइंट है जिसके चारों तरफ पीडीसीए वर्क करता है, रन करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, और एक तरफ है इसके है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जब प्लानिंग के साइड जाएंगे, और इंटरेस्टेड पार्टीज के नीड एंड एक्सपेक्टेशन है, और इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स हैं, और सेकंड साइड है जब हम एज अ आउटपुट हम इसे परफॉर्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो पीडीसीए की बात यहाँ पे होती है। तो प्लान में जो चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की हैं, तो प्लान में जो चीज़ें होती हैं वो है इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हम वहाँ पे बनाएंगे प्लान में, प्रोसेसेस जो ज़रूरी हैं उसके रिस्पेक्ट में उसको बनाएंगे। ठीक है, जिससे हम रिजल्ट्स को अचीव कर सकें। ठीक है, फिर डू में हम जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रोसेसेस का, जो हमने प्लान किया है उसको हम एक्सिक्यूट करेंगे। फिर चेक में हम मॉनिटर और मेज़र करेंगे जो इन्वायरमेंटल पॉलिसी हमने डेवलप की है उसके में जो कमिटमेंट किए हैं, और जो हमारी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑपरेटिंग क्राइटेरिया जो हमारी है, और जो रिजल्ट्स हैं, तो इनको हम वेरीफाई करेंगे इन इन द फॉर्म ऑफ चेक। ठीक है, और फोर्थ जो हमारा पार्ट है एक्ट, उसमें हम इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे। हमें कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करना है चीज़ों को। ठीक है, सो पीडीसीए साइकिल की मैंने बताई आपको। ठीक है, तो स्टैंडर्ड में एक डायग्राम भी दिया गया है टांडू चेकेट का, जो साइकिल फॉर्म में है क्लॉकवाइज। ठीक है, उसमें प्लान में प्लानिंग है, और डू में सपोर्ट एंड ऑपरेशन है, चेक में परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है, और एक्ट में इम्प्रूवमेंट है। तो ये जो चारों चीज़ें हैं ये क्लॉज वाइज डिफाइन की गई हैं स्टैंडर्ड में। ठीक है, और उनके सेंटर में रहता है लीडरशिप। लीडरशिप मतलब ये सारी चीज़ों के ज़रूरी हैं पीडीसी साइकिल को रन करने के लिए। ठीक है, इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे बात होती है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कंफर्मिटी टुवर्ड्स स्टैंडर्ड।
ठीक है। सो इस स्लाइड में जो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कंफर्मिटी टुवर्ड्स स्टैंडर्ड है, उसमें जो की पॉइंट्स मैंने लिए हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ डिक्लेरेशन, confirmation from customers for organization policy, self-declaration of interested party, seeking third party certification। ठीक है। तो स्टैंडर्ड जो है कुछ चीज़ों के लिए बात करता है, जिसमें है ये स्टैंडर्ड मतलब जो बनाया हुआ है ये इस तरह का है कि जब आप कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब जो अभी रिसेंट अपडेट्स आए हैं, मतलब 2015 के बाद आप 9001 देखोगे, 14001 देखोगे, 45001 देखोगे, या 27001 देखोगे, तो कहीं ना कहीं क्लॉजेस में जो है एक सिमिलैरिटीज हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो क्लॉज वाइज सेम चीज़ें बताई गई हैं। जैसे जहाँ पर ऑपरेशन की बात की गई है, रिसोर्सेज की बात की गई है, लीडरशिप की बात की गई है। ठीक है, तो ये सारे क्लॉजेस कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म है 9001 में, 14001 में। ठीक है। और जो भी इस क्लॉजेस में जो भी रिस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट्स है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइटल ऑफ द स्टैंडर्ड, वो चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मिटी कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं और बेनिफिट करती हैं कंपनी को इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, ये चीज़ें मतलब इस स्टैंडर्ड में बताई गई हैं। ठीक है। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड यहाँ पे जो बात करता है मतलब जो अभी मैंने बात करी, जो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कंफर्मिटी के टुवर्ड्स स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने की बात करता है। ठीक है। अ, तो इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन की बात होती है, सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात होती है। ठीक है। सो सेल्फ डिटर्मिनेशन में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि मतलब कहीं ना कहीं एज अ कंपनी आपको डिसाइड करना है कि मतलब कितनी डेप्थ तक आपको जाना है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को लेके, जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट आप सोच रहे हो। ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो एडवर्स इफेक्ट हैं या फिर कोई रिस्क है इन फ्यूचर उस इन्वायरमेंटल कंडीशन को लेके, उसको मिटिगेट करना चाहते हो आप। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, तो आपकी डिटर्मिनेशन क्या है और आपकी कंपनी कितनी तैयार है, आपके जो आपके कंपनी में काम करने वाले लोग हैं वो खुद कितने डिटरमाइंड है, आपने उनको कितना कॉम्पिटेंट बनाया है। ठीक है, या ओवरऑल जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है, इफेक्टिवनेस है टुवर्ड्स एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, वो कितनी अच्छी परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से सेल्फ डिटर्मिनेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक है, और इसके बाद है सेल्फ डिक्लेरेशन की बात होती है डिमॉन्स्ट्रेशन में, कि आपको सेल्फ डिक्लेयर करना है जो इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस हैं आप उसको आपको सेल्फ डिक्लेयर करना है। जब आप डिटर्मिनेशन सेल्फ डिटरमाइन कर लोगे चीज़ों को, तो फिर उसके बाद आप सेल्फ डिक्लेयर करोगे कि व्हाट यू आर लुकिंग विथ रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है, जो आपके साथ पार्टीज इन्वॉल्व है, ठीक है, उनको डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि जो एनवायरमेंटल गोल है, आप हो सकता है किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट हो। ठीक है, तो आप हो सकता है रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग में हो, या आप ट्रांसपोर्टेशन में हो। ठीक है, या डिलीवरी में हो, या फिर किसी सर्विसेज में हो। तो आपके ऊपर है कुछ ना कुछ मतलब जो इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं वो अप्लीकेबल होंगी। ठीक है, उनको कैसे आप जस्टिफाई करोगे, क्योंकि जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके आप सब पार्ट हो, वहाँ पे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ कंप्लीट सिस्टम, जिसमें वो अ, जो लाइफ साइकिल है
उसके प्रोस्पेक्टिव में जब वो बात करेगा तो वो आपको भी लेके चलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से करोगे तो वहाँ पे आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। ठीक है, फिर इसके साथ ही साथ आपके जो सब पार्ट्स होते हैं, मतलब आपके जब जो आपके मतलब वेंडर्स हैं, आपके इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, उनसे आपको जब उनसे जो आप इनपुट चाह रहे हो इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस को लेके, उसमें हेल्प मिलेगी, उसको अकाउंटेबल बनाने में आपको हेल्प मिलेगी, और आप फर्दर डिमॉन्स्ट्रेट कर पाओगे अपनी परफॉर्मेंस को ईएमएस की, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेशन में आगे चल के बात करता है सर्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन की, आईएसओ 14001 के लिए, ठीक है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे जो बात होती है, जो होती है शैल, शुड, मे और कैन की, ठीक है। तो यहाँ पे सेम है जो हमने 9001 में डिस्कस किया था, शैल रिक्वायरमेंट, शुड रिकमेंडेशन, मे परमिशन, और कैन है जो पॉसिबिलिटी और कैपेबिलिटी की बात करता है, ठीक है। कोई भी चेंज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहाँ से मतलब इंडेक्स शुरू होता है स्टैंडर्ड का। यहाँ पे स्कोप की बात की गई है, ठीक है, आईएसओ 14001 के रिस्पेक्ट में। मतलब स्कोप क्या है आईएसओ 14001 का, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने जो की पॉइंट्स लिए हुए हैं वो है एज पर एवर बैकग्राउंड एंड एम, ठीक है। जो बैकग्राउंड और एम हमने डिस्कस किया वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद है जो ये अप्लीकेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ साइज, टाइप एंड नेचर, ठीक है। तो ये सारी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में 14001 आईएसओ का अप्लीकेबल है, वो उसके साइज, टाइप और नेचर के ऊपर कोई भी मतलब डिफ्रेंशिएशन नहीं है। किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी साइज की हो, किसी भी टाइप की हो, सबके ऊपर आईएसओ 14001 अप्लीकेबल है। और फिर इसके बाद ये स्टैंडर्ड बात करता है ये कि दिस स्टैंडर्ड डजंट स्टेट स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। तो यहाँ पे स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस क्राइटेरिया की कोई बात नहीं की गई आईएसओ 14000 में। सारी चीज़ जेनरिक एक आपको एक माइंड से एक अंडरस्टैंडिंग देता है जिसके ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। स्टैटिक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की जैसे बात है कि मतलब कहीं कहीं पे है कि आपको रिसाइकिल करना है, इतने परसेंट रिसाइकिल करना ही करना है जो भी आपका प्रोडक्शन है, ठीक है। या फिर वाटर जो है उसको रिसाइकिल करके यूज़ करना है, इस तरह की मतलब स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस मतलब ऑब्लिगेशंस है by the government, by the law, by the statutory body, by the court। तो ये कई जगह पे होती हैं चीज़ें नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है, लोकल लेवल पे। तो इस तरह की चीज़ें ये स्टैंडर्ड बात नहीं करता है, ये जेनरिक जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, थिंकिंग है, अकाउंटेबिलिटी है, इफिशिएंसी है टूवर्ड्स द इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स, उसकी बात करता है स्टैंडर्ड। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे कीवर्ड में ऐड किया है वो है conformity isn't allowed unless complete requirements incorporate without exclusion। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ये भी क्लियर करना चाह रहा है कि कन्फर्मिटी आप तब तक नहीं क्लेम कर सकते एज ए कंपनी जब तक कि सारे रिक्वायरमेंट्स जो हैं आईएसओ 14001 की वो आप इनकॉर्पोरेट नहीं कर लेते हैं अपने कंपनी के अंदर, ठीक है। और कोई इसमें एक्सक्लूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जब भी आप क्लेम कर रहे हो, ठीक है। सो स्कोप में जो मैंने ये बात की बैकग्राउंड और एम की, उसमें 3 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम आ, करना क्या चाह रहे हैं, मतलब ये मतलब स्टैंडर्ड को फॉलो करने से हमें क्या आउटकम मिलेगा। तो उसमें है जो हमारा इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस है उसका इन्हेंसमेंट है,
कंप्लायंस ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने में हमें सहायता मिलेगी, ठीक है, हेल्प मिलेगी। फिर हमारे जो इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उनको अचीव कर पाएंगे, ठीक है। स्कोप के बाद जो स्टैंडर्ड में नेक्स्ट एक टाइटल दी हुई है नॉर्मेटिव रेफरेंस का, तो यहाँ पे कोई भी नॉर्मेटिव रेफरेंस नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड का, जैसे कि हमने 9001 में देखा था 9000, वहाँ पे एक नॉर्मेटिव रेफरेंस था 9004 था, ठीक है। यहाँ इस 14001 में कोई भी नॉर्मेटिव रेफरेंस नहीं है। हाँ, यहाँ पे बिब्लियोग्राफी में नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स यूज किए गए हैं जिनको ध्यान में रख के स्टैंडर्ड डेवलप किया गया है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है, मतलब नॉर्मेटिव रेफरेंस का और बिब्लियोग्राफी के स्टैंडर्ड्स का। तो मतलब एज अ होल आप ये स्टैंडर्ड यूज कर सकते हो। आपको मतलब कोई भी सेकंड स्टैंडर्ड को पढ़ने की जरूरत नहीं है। 14001 को अगर आप फॉलो करो एज अ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद टर्म्स एंड डेफिनेशन की बात की गई है। सो जो टर्म्स डिफाइन किए गए हैं, यहाँ मैंने कीवर्ड्स लिए हैं, वो इन्वायरमेंट का लिया है। इन्वायरमेंट का जो मतलब है एयर, वाटर, लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज, फ्लोरा, फौना, ह्यूमंस एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, ठीक है। तो मैंने यही कीवर्ड लिया है, ठीक है। जो टर्म्स एंड डेफिनेशंस में है, उसमें दो तरह के स्टैंडर्ड में डिफाइन किए गए हैं। एक ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप को लेके डिफाइन किया गया है, उसमें है मैनेजमेंट सिस्टम, और सेकंड है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। इन्वायरमेंटल पॉलिसी डिफाइन किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया गया है, टॉप मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में बताया गया है, इंटरेस्टेड पार्टी है क्या होती है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये सारे की वर्ड्स जो मतलब अभी मैंने बताए अंडर द टर्म्स एंड डिफिनीशन वो क्या होते हैं, मतलब, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू प्लानिंग, वो है इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में हमने जो पॉइंट्स कवर किए हैं वो है मतलब एयर की, अगर एयर से रिलेटेड जो और एस्पेक्ट है इन्वायरमेंटल, उसमें एयर एक है, वाटर है, ठीक है, लैंड है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फ्लोरा फौना है, ह्यूमंस हैं, देयर इंटर रिलेशनशिप्स हैं। तो ये सारे मतलब कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। थोड़ा मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपको मैनेजमेंट सिस्टम जो यहाँ पे टर्म्स एंड दिए गए हैं, टर्म्स एंड डेफिनेशन। मैनेजमेंट सिस्टम पहला दिया हुआ है स्टैंडर्ड में। तो मैनेजमेंट सिस्टम आप क्या होता है कि मतलब एक सिस्टम है जो एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन या कई सारे डिसिप्लिन्स को डिफाइन करता है, मतलब उन डिसिप्लिन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्वालिटी हो सकती है, इन्वायरमेंट हो सकता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी हो सकती है, एनर्जी हो सकती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो सकता है, ठीक है। सो और इसके साथ साथ जो जब हम मैनेजमेंट सिस्टम एक कंपनी की बात करते हैं तो वो एक इंटरेक्टिंग एलिमेंट होता है जो इस्टेब्लिश करता है पॉलिसीज़ को, ऑब्जेक्टिव्स को, प्रोसेसेस को, ठीक है, जिससे कि हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें, ठीक है। और साथ ही साथ मैनेजमेंट सिस्टम में जो चीज़ें और होती हैं वो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, प्लानिंग एंड ऑपरेशंस होते हैं, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये मतलब की एलिमेंट्स हैं मैनेजमेंट सिस्टम के। और जो फिर स्टैंडर्ड जो डिफाइन करता है फिर मैनेजमेंट सिस्टम में अ, मतलब स्कोप जो मैनेजमेंट सिस्टम का है वो कैसा होना चाहिए, तो उसमें पूरी होल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है या स्पेसिफिक एंड आइडेंटिफाइड फंक्शंस हो कुछ, वो हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर स्पेसिफिक या फिर आइडेंटिफाइड सेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। सो वो बेसिकली आपको मतलब अपने मैनेजमेंट सिस्टम की बाउंड्री जहाँ तक आप कंट्रोल कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो एज अ कंपनी,
ठीक है, वहां तक आपको अपने मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करना है, जस्टिफाई करना है। ठीक है, फिर टर्म्स एंड डेफिनेशन में एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात की गई है। ठीक है, जो कि इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट के बारे में बात करेगा और उसको मैनेज करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो कंप्लायंस ऑब्लिगेशन है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट उसकी बात करेगा, और इसके रिस्पेक्ट में भी जो भी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है उस मतलब यहाँ पे उससे रिलेट करेंगी। ठीक है, फिर टर्म्स एंड डेफिनेशन में जो बात की गई है, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज की बात की गई है। ठीक है, यहाँ इन्वायरमेंटल पॉलिसी की जो डेफिनेशन दी हुई है मतलब आईएसओ 14001 में, वो है इंटेंशन एंड डायरेक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन का टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। ठीक है, और कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल पॉलिसी जो है वो टॉप मैनेजमेंट डिफाइन करेगा, डिसाइड करेगा। ठीक है, फिर इस बाद टर्म्स एंड डेफिनेशन में ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि एक पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जिनके कुछ फंक्शंस हो खुद के, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अथॉरिटी हो, रिलेशनशिप हो। ठीक है, तो जो कि एक ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं उसको अचीव करने के लिए साथ में मिलकर वर्क करें। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन में जो और चीज़ें डिफाइन की गई हैं स्टैंडर्ड में है, वो सोल ट्रेडर की बात करी गई है, या फिर वो कंपनी हो सकती है, कॉर्पोरेशन हो सकता है, फर्म हो सकती है, इंटरप्राइज हो सकती है, अथॉरिटी हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, चैरिटी हो सकती है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या फिर इनके कम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो। ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड बोलता है, पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन है ऑर्गेनाइजेशन की एज पर द आईएसओ 14000। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट डिफाइन किया गया है, टॉप मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया है कि टॉप मैनेजमेंट है क्या। तो उसमें एक पर्सन है या फिर नंबर ऑफ पर्सन्स है जो डायरेक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को, जो उसका टॉप लेवल है। ठीक है, और टॉप मैनेजमेंट की जो जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो पावर कह लीजिए वो होगी डेलीगेट अथॉरिटी। ठीक है, रिसोर्स प्रोवाइड करना। ठीक है, ठीक है, फिर इसके बाद जो स्टैंडर्ड में नेक्स्ट डिफाइन किया गया है वो है डिफिनीशन इंटरेस्टेड पार्टी की बात की गई है। तो इंटरेस्टेड पार्टी मैंने बताया कि कौन कौन हो सकता है। इसमें जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है, उसमें इंटरेस्टेड पार्टी का मतलब होता है कि जो आपके काम से, आपकी कंपनी के काम से इफेक्ट हो, या उसके काम से आप इफेक्टेड हो। ठीक है, या जो भी परसीव करता हो, जिसको ऐसा लगता हो उसको खुद को कि वो अफेक्ट हो सकते हैं आपकी आपके डिसीजन से, आपकी एक्टिविटी की वजह से, तो वो इंटरेस्टेड पार्टी में काउंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है यहाँ पे, जो भी मैंने मीनिंग बताई। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और जो मैंने परसीव वर्ड यूज किया, तो इसके रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड कहता है कि कि मीन्स द परसेप्शन हैज बीन मेड नोन टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो परसेप्शन उसने डेवलप किया है, जो परसीव वो कर रहा है कि वो इफेक्ट होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन को नोन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि वो रैंडम हो। ठीक है, किसी इंटरेस्टेड पार्टी को आप हो सकता है कि आपके हो सकता है आपकी मतलब एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, आपका कोई नेबर है। ठीक है, आपकी वजह से, किसी आपकी एक्टिविटी की वजह से, आपके किसी प्रोसेस की वजह से, ऑपरेशन की वजह से वो इफेक्ट हो रहा है, उसको लगता है कि वो इफेक्ट होगा। ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं इस बारे में मतलब आपको इन्फॉर्म करना है, तभी आप कंसीडर करोगे
कि ही इज़ अ इंटरेस्टेड पार्टी ऑफ आवर कंपनी। ठीक है, अगर वो नहीं इन्फॉर्म कर रहा है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्टेड पार्टी हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, सप्लायर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, ये सारे मतलब इंटरेस्टेड पार्टी हैं एज अ कंपनी, एज अ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी एक रैंडमली आपको लगता, कोई आपके पास आता है कि कहता है आई एम परसीविंग लाइक आई एम गेटिंग अफेक्टेड ड्यू टू योर ऑपरेशन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, तब आप उसको कंसीडर करोगे। उस पे मतलब एक आप कहीं ना कहीं उसको रिव्यू करोगे कि हाउ will he like getting affected from your operation of your company। ठीक है, फिर डिफिनीशन में आगे बात होती है इन्वायरमेंट की, जो मैंने बात की। इन्वायरमेंट की डिफिनीशन दी हुई है कि एयर, वाटर, लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज, फ्लोरा, फोना, ह्यूमंस एंड देयर इंटर रिलेशनशिप की बात की गई है। ठीक है, एयर आप समझ रहे होगे, वाटर भी आप समझ रहे होगे, लैंड को भी आप समझ रहे होगे। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को भी समझ रहे होगे। फ्लोरा, जो प्लांटेशन है आपके, उसके बारे में जब हम बात करते हैं, जो भी मतलब प्लांटेशन है वो मतलब आप बोलते हो वाइल्ड प्लांटेशन है। ठीक है, छोटे प्लांट्स हो सकते हैं, बड़ी ट्रीज हो सकते हैं। ठीक है, जब उनके बारे में हम कंसिडर करेंगे तो उनको फ्लोरा कहते हैं। फौना, यहाँ पे छोटे मोटे जीव जंतु। ठीक है, जो भी मतलब बायोडाइवर्सिटी है, इसको कहेंगे जब हम सारी चीज़ों को एक साथ कवर करते हैं, वाटर, एयर, लैंड, एनिमल्स, प्लांट्स, जब इनको कंबाइंड मैनर में कवर करते हैं तो उनको बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इन्वायरमेंट में कवर करनी है। ठीक है, और ह्यूमंस भी इसमें ऐड होता है। ठीक है, सो अभी हम जब आगे कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, कि एज ए एनवायरनमेंट हमें क्या इन सब चीज़ों को कैसे कंसिडर करना है। तो अभी हमने बायोडाइवर्सिटी की बात करी, इकोसिस्टम की बात करी, क्लाइमेट की बात करी। ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर इसके बाद इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट की बात होती है स्टैंडर्ड में। ठीक है, ठीक है, कि इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट में का जो डिफिनीशन है स्टैंडर्ड में डिफाइन किया गया है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, जो आपकी एक्टिविटी से जो प्रोडक्ट सर्विसेज जो आप बना रहे हैं उस वो जब इंटरेक्ट करेगा इन्वायरमेंट में, तो उसका मतलब क्या एस्पेक्ट आप देखते हो। ठीक है, उसकी इस तरह की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, उसकी वजह से कुछ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा वहीं पे इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद जो डिफिनीशन डिफाइन की गई स्टैंडर्ड में है, वो है मतलब आपकी अ, एक सेकंड, वो इन्वायरमेंटल कंडीशन की बात की गई है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल कंडीशन की मतलब आप यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है डिफाइन किया गया है, वहाँ पे सर्टेन पॉइंट की बात होती है कि आप जैसे कि आप आज 2025 में बैठे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, इसके रिस्पेक्ट में बात होगी। ठीक है, ये सर्टेन पॉइंट है टू मेक अ decision or make a characteristics definition of environment। ठीक है, state of environment। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पे environmental objective impact की बात की गई कि environmental impact क्या क्या है। तो इम्पैक्ट दो तरह के हो सकते हैं, एडवर्स भी हो सकता है, बेनिफिशियल भी हो सकता है, होली भी हो सकता है, पार्शियली भी हो सकता है।
तो विथ रिस्पेक्ट टू होगा इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट के, तो ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव की बात होती है। ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजिक हो सकते हैं, टैक्टिकल हो सकते हैं, ऑपरेशनल हो सकते हैं, ठीक है। फिर फाइनेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड हो सकते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, और डिफरेंट लेवल पे हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशनल वाइड हो सकते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड पे हो सकते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के उस पे हो सकते हैं, प्रोसेस के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स के जो मतलब कैसे एक्सप्रेस किए जाएं, वो आउटकम के फॉर्म में हो सकते हैं, या पर्पस हो सकता है ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। ऑपरेशनल क्राइटेरिया एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, और ऑब्जेक्टिव में हमें एम, गोल और टारगेट डिफाइन करने होते हैं, ठीक है। मतलब हम एम के फॉर्म में ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर सकते हैं, गोल के फॉर्म में कर सकते हैं, टारगेट के फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। फिर इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव की बात करता है डेफिनेशंस में, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे वो कंसिस्टेंट होगा एनवायरमेंटल पॉलिसी के, ठीक है। फिर यहाँ पे एक वर्ड डिफाइन किया गया है, प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। तो जो उसमें डिफाइन किया गया है, जो भी आप एक प्रोसेस यूज़ कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर टेक्निक यूज़ कर रहे हो, मटेरियल यूज़ कर रहे हो, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, जो भी चीज़ें मतलब आप जो भी चीज़ें मतलब यूज़ कर रहे हो, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उसको उसके माध्यम से आपको अवॉइड करना है, रिड्यूस करना है, कंट्रोल करना है, जिससे कि कोई भी नया किसी भी टाइप का पॉल्यूटेंट जो है वो क्रिएट ना हो, ठीक है, डिस्चार्ज ना हो, इमिट ना हो, ठीक है, या किसी तरह का वेस्ट ना प्रोड्यूस हो, और हमारा आगे चल के एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ना हो। तो ये प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन का जो डिफिनीशन है उसमें डिफाइन किया गया है। और प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन में हम अ, जो कर सकते हैं वो करते हैं, सोर्स पे हम रिडक्शन कर सकते हैं और एलिमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे सोर्स है उसको हम कुछ किसी तरह से हम मतलब रेक्टिफाई करें या फिर मॉडिफाई करें चीज़ों को, जिससे कि हमारा प्रिवेंशन हो, या फिर प्रोसेस या प्रोडक्ट और सर्विसेज के जो स्टेजेस हैं उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे हमारा प्रिवेंशन हो सकता है। और इफ़िशिएंट यूज़ जो रिसोर्सेज का है, मटेरियल और एनर्जी का है, उसको कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट का यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ का यूज़ करते हैं, रिकवरी की बात करते हैं, यहाँ पे हम रिसाइकलिंग की बात करते हैं, रिक्लेमेशन की बात करते हैं, ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें मतलब प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन में टेक्निक यूज़ करनी है, और किसके रिस्पेक्ट में क्या क्या चीज़ें कवर होती है प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन में, वो सारी बातें इस तरह से बताई गई हैं, ठीक है। कंप्लायंस ऑब्लिगेशन के बारे में डिफाइन किया गया है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट है जिसको ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लाई करना है, साथ ही साथ जो अलग अदर रिक्वायरमेंट्स उनके साथ लीगल रिक्वायरमेंट जो हैं, तो उनको मतलब कंप्लायंस ऑब्लिगेशन बताया गया है, ठीक है। जो और ये किसी लॉ के फॉर्म में हो सकती है, रेगुलेशन के फॉर्म में हो सकती है, वॉलेंट्री कमिटमेंट के बारे के रिस्पेक्ट में हो सकती है आपके, या फिर आपकी किसी आपकी इंडस्ट्री जो ऑर्गेनाइजेशन की इंडस्ट्री है उसके रिस्पेक्ट में हो सकती है, कोई स्टैंडर्ड है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप के माध्यम से आपके ऊपर अप्लीकेबल हो सकती है, कोड ऑफ प्रैक्टिसेस एंड एग्रीमेंट के माध्यम से आपके ऊपर अप्लीकेबल हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लायंस ऑब्लिगेशन में फॉल करती हैं।
इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डिफिनीशन है, पॉइंट है, लाइफ साइकिल मैंने आपको डिफाइन कर दिया। ठीक है। और इसके बाद एक जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस की बात करेंगे, जो डिफाइन करना मैं आपको इम्पोर्टेंट समझता हूँ। ठीक है। अ, जो भी हम मतलब जब भी हम मैनेजमेंट जो हमारा इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स के रिस्पेक्ट में अ, उसकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो वो एज अ इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस काउंट होगा। ठीक है। जो हमने इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स कंसीडर किए थे, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, ठीक है, फिर उसके रिस्पेक्ट में जो हमने पॉलिसीज बनाई थी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में, तो जब इसको ओवरऑल हम मॉनिटर और मेजर करेंगे तो जो हमारा परफॉर्मेंस निकल के आएगा वो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस कहलाएगा। ठीक है। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर हमारा नेक्स्ट स्लाइड है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सो कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने 9001 में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। तो यहाँ पे जो की पॉइंट्स मैंने लिए हैं, जो मतलब टाइटल से कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आईएसओ 14001 में, वो है अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इशू। ठीक है। सो एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज यहाँ पे क्या हो सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में स्टैंडर्ड बताता है कि एक्सटर्नल इश्यूज में हमारे हो सकते हैं कल्चर, हो सकता है सोशल, हो सकता है पॉलिटिकल, लीगल, रेगुलेटरी, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, नेचर एंड कम्पिटिटिव सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। और ये सभी मतलब इंटरनेशनल हो सकते हैं, नेशनल हो सकते हैं, रीजनल और लोकल हो सकते हैं। ठीक है। इंटरनल इश्यूज में हो सकते हैं एक्टिविटी हो सकती है, प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, सर्विसेज हो सकती हैं, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन हो सकता है, कल्चरल एंड कैपेबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है। और कैपेबिलिटी मतलब उसमें पीपल आते हैं, नॉलेज आता है, प्रोसेस आ सकते हैं, सिस्टम आ सकते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब चीज़ें हैं। और इसमें मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन की बात होती है, कॉन्टेक्स्ट की जब हम बात करेंगे तो उसमें क्लाइमेट की बात होती है इन्वायरमेंटल कंडीशन में। तो एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, लैंड यूज, एग्जिस्टिंग कंटेमिनेशन, नेचुरल रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड बायोडाइवर्सिटी की बात होती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड डिफाइन करता है जब हम अंडरस्टैंड करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन और इसके कॉन्टेस्ट की। अब यहाँ पे हम सारी बातें इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में करेंगे, कर रहे हैं, और ये स्टैंडर्ड मतलब इन्वायरमेंट पे ही फोकस है, उसके मैनेजमेंट सिस्टम पे ही। ठीक है। तो आपको हर चीज़ उसके रिस्पेक्ट में ही सोचना ही है। अदर जो कॉन्टेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन की उसको यहाँ पे नहीं लेके आना है या सोचना है। ठीक है। ठीक है। तो जब भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट के बारे में सोचेंगे तो हमें मतलब जो हमारे इंटेंडेड आउटकम्स है इन्वायरमेंटल के रिस्पेक्ट में, उसको ध्यान में रख के सारी चीज़ों को कंसीडर करना है। जो भी हमने एक्सटर्नल और इंटरनल इश्यूज डिस्कस किए, इन्वायरमेंटल कंडीशन की बात करी, तो हमारे इंटेंडेड आउटकम्स क्या हो सकते हैं। ठीक है। उसको हम कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी एबिलिटी हम कैसे इनहेंस कर सकते हैं, जिससे कि हमारे परफॉर्मेंस या फिर जो हमारा अ, जो भी हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस है, या फिर हमारी जो हमारा जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है, उसको कहीं ना कहीं फुलफिल कर सके, या फिर बेटर कर सके। ठीक है। ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था अपना। सेकंड पॉइंट इसमें है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी, determine relevant interested party and their requirement with compliance obligation। ठीक है।
सो जैसे कि बात किया, जैसे आप रॉ मटेरियल कहीं से ले रहे हो, आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, आप एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, या फिर आप कोई फूड प्रोसेसिंग में वर्क कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बना रहे हो, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं जो आपके सब वेंडर्स हैं जिनसे आप मटेरियल ले रहे हो, ठीक है, तो उनके ऊपर भी आप क्या चीज़ें मतलब इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स के ऊपर अप्लीकेबल है, ठीक है, उनको कंसीडर कर सकते हो अपने इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है, और उनकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को भी इसमें कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब कभी कभी जो रॉ मटेरियल जो प्रोवाइडर्स हैं, मतलब इनके साथ मान लो कि आप गैजेट बना रहे हो या फिर कोई ऑटोमोबाइल का प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें मेटल के पार्ट्स बहुत यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है, उनकी रिसाइकिल हो सकती है, रीयूज हो सकता है, उनकी एक सेल्फ लाइफ होती है, वो डिफाइन होती है, ठीक है, कि मतलब उसमें फटीक लाइफ कहते हैं, एक मेटल में, जैसे आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, फटीक लाइफ होती है हर मेटल की, ठीक है, तो फटीक लाइफ पे मतलब कितना लाइफ, उसका क्या लाइफ उस मेटल की, उसके बेसिस पे उसको रिसाइकिल और रीयूज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके मतलब चलना है, ठीक है, या फिर आप एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, बड़ी कंपनी के सब पार्ट आपकी कंपनी छोटा पोर्शन उसका मतलब एक्सक्लूड कर रही है, तो कुछ आप अपने वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू जो एज अ सप्लाई चेन, एज अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी, आप अपनी जो आप, आप जो बड़ी कंपनी के लिए सामान बना रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, उसको हेल्प कर सकते हैं, या फिर उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है आपके आपके ऊपर कि आप इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में ये चीज़ें फुलफिल करिए, ठीक है, तो उसको जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है, तो इस तरह से नीड एंड एक्सपेक्टेशन और इंटरेस्टेड पार्टीज के समझना है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम जब इतनी सारी चीज़ें हम सोचेंगे तो हमें हमारा कॉम्प्लेक्स ऑब्लिगेशंस क्या क्या है, कंप्लायंस ऑब्लिगेशन क्या क्या है, उसको भी फाइंड आउट करना है कि ये ऑब्लिगेशंस है जो मिनिमम हमें करना ही करना है, मतलब फुलफिल करना ही करना है, ठीक है, उसको हमें फाइंड आउट करना है जब हम इतनी नीड्स और एक्सपेक्टेशन को सोचने और समझने लगेंगे, ठीक है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स ऑब्लिगेशन को सेग्रीगेट करके एक लिस्ट आउट करेंगे कि हमारे कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस हैं क्या, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्टेड पार्टीज। फिर अपना स्लाइड का नेक्स्ट पॉइंट है डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ ईएमएस, ठीक है, सो इसमें जो पॉइंट्स हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज, compliance obligations, organizational unit function, fiscal boundaries, activity, ability to exercise control and influence, ठीक है, तो एक्सटर्नल इशू, जब हम स्कोप को डिफाइन करने हमारे बाउंड्रीज की यहाँ बात हो रही है, ठीक है, कि हमारी बाउंड्रीज क्या है, तो मैंने बाउंड्रीज की बात करी, तो हमने एक सेल्फ लाइफ की जो हम मतलब एक स्टैंडर्ड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम हम तभी कहीं ना कहीं बता सकते हैं, हम बोल सकते हैं जब हम एक प्रोडक्ट या सर्विसेज की लाइफ साइकिल की बात करें, ठीक है, तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस दिशा में हमें कहीं ना कहीं काम करना है, जहाँ पे हम मतलब प्रोडक्ट या सर्विसेज की हम जो लाइफ साइकिल है उसके रिस्पेक्ट में चीज़ों को कहीं ना कहीं इवेल्युएट कर सके, जो हमारा परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव कर सके इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो जो हम डिटरमाइन करेंगे स्कोप इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का, तो इस तरह से हमें करना है, ठीक है, तो इसमें जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, कंप्लायंस ऑब्लिगेशन हमें फाइंड आउट करने हैं, यूनिट्स फंक्शंस, फिजिकल बाउंड्रीज हमें आइडेंटिफाई करनी है, एक्टिविटीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आइडेंटिफाई करने हैं, अथॉरिटीज
हमें आइडेंटिफाई करनी है, एक्सरसाइज कैसे करें, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस जो कर रहे हैं, जो हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से वो कहाँ कहाँ मतलब इन्फ्लुएंस कर रही है, कहाँ कहाँ तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हमें स्कोप जब डिटरमाइन करेंगे इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का, तो हमें कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, फिर हम बोलेंगे कि मतलब हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर आपसे कोई पूछे एज ए कंपनी कि व्हाट इज योर स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, तो आप डिफाइन कर पाओ कि दीज आर द पर्टिकुलर पॉइंट्स अंडर आवर स्कोप एज ए इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और इनको डॉक्यूमेंट करके रखना है, स्टैंडर्ड बोलता है डॉक्यूमेंट करके भी रखना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट तो देखिए जब आप एक स्टैंडर्ड फॉलो करोगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन की बात होगी, तो आपको डॉक्यूमेंट तो हर जगह मेंटेन करना ही करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड का मतलब ही है कि एविडेंस हो आपके पास। ठीक है, तो एविडेंस तभी होंगे जब आप हर चीज़ का एक डॉक्यूमेंट बना कर रखोगे, उसमें पॉलिसीज आते हैं, उसमें प्रोसीजर्स आते हैं। ठीक है, उसमें रिकॉर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आप करोगे वो डॉक्यूमेंटेड मैनर में होने चाहिए। फिर इसके बाद कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का, तो उसमें इंटेंडेड आउटकम्स की बात होती है। इंटेंडेड आउटकम्स क्या हैं? ठीक है, तो जब हम इतनी सारी चीज़ें कर लिया, हमने हमने अंडरस्टैंड कर लिया ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट को, इंटरेस्टेड पार्टीज के नीड एंड एक्सपेक्टेशंस को अंडरस्टैंड कर लिया, स्कोप डिटरमाइन कर लिया, तो हमारा जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है उसके थ्रू हमें जो इंटेंडेड आउटकम्स हैं उसकी बात करेंगे कि हम इंटेंडेड आउटकम्स को कैसे अचीव करें, उसके लिए कैसे परफॉर्म करें, कैसे अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करें। ठीक है, कैसे चीज़ों को इस्टेब्लिश करें, इम्प्लीमेंट करें, मेंटेन करें और कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करें। ठीक है, अपने ईएमएस में इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के, और उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या प्रोसेसेस चाहिए, उनके इंटरेक्शंस कैसे होने चाहिए, कहाँ पे हमें मॉनिटर करना है, कहाँ पे हमें मेज़र करना है। ठीक है, और कैसे करना है, ये इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद कुछ मतलब एग्जांपल्स की बात करें जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे आपने अ, देखा होगा, जैसे मैंने जो मतलब मैं जब ऑडिटिंग कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, इतने सालों से मतलब मैं 2011 का पास आउट इंजीनियरिंग, उसके बाद मैंने काम किया, चीज़ों को देखा समझा, तो बहुत सारी कंपनियों में मैं वर्क किया, तो बहुत सारे एग्जांपल्स मिले जो कि एज अ इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स मैंने देखे हैं। जैसे कि आप जो मेजर है आज की डेट में, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है बहुत बड़ा एक अपने आप में एक चैलेंज है। तो बहुत सारी कंपनीज ने अपने खुद के रिसाइकलिंग और रीयूज की प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके, रीयूज किया जा सके। ठीक है, अ, ठीक है, तो एक ये अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ आपने अगर मेटल प्रोसेसिंग प्लांट्स देखे होंगे, तो वहाँ पे बहुत बड़े इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप कभी आयरन प्लांट में गए हो, ठीक है, या फिर आप अदर मेटल प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं जब आप उनको वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं ब्लास्ट फर्नेस का, तो जब आप उनको मेल्ट करते हो रॉ मटेरियल को, तो कहीं ना कहीं जो मेटल के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो जिसे हम बोलते हैं पीएम पीएम 2.5 की बात करते हैं। ठीक है, तो जो एयरबॉर्न पार्टिकल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं बहुत स्मॉल फॉर्म में, तो वो एज अ डस्ट एक बहुत लंबे चौड़े, आप मतलब आपका मान लो प्लांट 4 4 स्क्वायर किलोमीटर के उसमें फैला हुआ एरिया में फैला हुआ है, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है 30 स्क्वायर किलोमीटर 40 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। ठीक है, उसकी वजह से वहाँ पे सब जगह एक जैसे आप दिल्ली की बात करते होगे
कि वहाँ पे पोल्यूशन है, मतलब एक स्मॉग है, उसी तरह का एक इन्वायरमेंट इस तरह के मेटल प्रोसेसिंग प्लांट्स के आसपास रहता है, ठीक है। उसकी वजह से मतलब हेल्थ इश्यूज भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन में और भी लें हम, तो जहाँ पे ओर्स होते हैं, ओर्स आप बात करोगे कोल की, जहाँ पे ओर्स हैं, तो वहाँ पे भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं। वहाँ पे मतलब आप देखोगे कि आप कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हो अर्थ से, तो उसका एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है कि उस अर्थ को कैसे, मतलब जो जगह हमने खाली की है एक्सट्रैक्शन के बाद, उसको कैसे मतलब हमें फिर से मतलब फिल करनी है, तो उसके एक प्रोसीजर्स हैं। साथ ही साथ जहाँ पे ओर्स होते हैं वहाँ पे बहुत सारी डस्ट भी जनरेट होती है, तो फिर वो अगेन स्मोक का काम करती है, तो उसकी वजह से हेल्थ कंडीशंस ऊपर होती है, ठीक है। तो इसके बाद बात करें तो वाटर की वाटर की जैसे आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, वाटर का लेवल जो है वो दिन प्रतिदिन आपका बहुत पुअर होता जा रहा है, जो उसका लेवल है ग्राउंड वाटर का वो बहुत नीचे चला जा रहा है, ठीक है। या फिर बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो अपने वेस्ट वाटर को अगेन थ्रू मशीन्स अर्थ में फिल कर देती हैं, ठीक है। तो वो ग्राउंड वाटर पल्यूट होता है, फिर वहाँ के आसपास के जो नेबरहुड में जो पॉपुलेशन होती है, जब वाटर एक्सट्रैक्ट करती है अपने यूज़ के लिए, तो बहुत हार्मफुल है हेल्थ के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। फिर बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी में अ, जैसे आप बात करोगे कि जैसे कि बहुत से आपके सिग्नल्स हैं, मोबाइल सिग्नल्स हैं, तो इनकी वजह से भी बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी इश्यूज हैं, मतलब बहुत सारे फौना के रिस्पेक्ट में बात करें तो बहुत सारी बर्ड्स हैं जो आज मतलब उनकी लाइफ रिस्क में है, या फिर बहुत उनकी पॉपुलेशन कम हो चुकी है, ठीक है। या प्लांट्स थे, तो वो भी प्लांट्स भी मतलब ड्यू टू डिफरेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज वो लाइफ उनकी वैसी पहले ऐसी नहीं रह गई है, ठीक है। ठीक है, एग्रीकल्चर में बात करते हैं, जैसे आप बहुत ज़्यादा उसकी एक जो एग्रीकल्चर में बहुत सारे आप पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हो, ठीक है। या फिर यूरिया यूज करो डिफरेंट तरह के, तो वो भी इफेक्ट डाल रही है बायोडाइवर्सिटी पे, ठीक है। और फिर हम जीएचजी की बात करते हैं, ग्रीन हाउस गैस गैस एमिशन की बात करते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है, हम कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं मतलब इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स में। और इसके बाद अगर एक और एग्जांपल लिया जाए तो अ, हम ये भी ले सकते हैं अ, कि जो रिसोर्सेज का यूज़ है वो ऑप्टिमम करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो इन्वायरमेंटल के रिस्पेक्ट में थी। और इसके आगे चलते हैं। अ, तो स्टैंडर्ड में जो नेक्स्ट टाइटल है, नेक्स्ट क्लॉज है, वो लीडरशिप है, ठीक है। तो लीडरशिप में जो पहला पॉइंट है, लीडरशिप एंड कमिटमेंट की बात की गई है यहाँ पे। लीडरशिप एंड कमिटमेंट में जो मैंने पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किए हैं अपने शीट में, उसमें टेक अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, वो ईएमएस की इफेक्टिवनेस के रिस्पेक्ट में है। इन्वायरमेंटल पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात की गई है। कंपैटिबिलिटी विद स्ट्रेटजी एंड कॉन्टेक्स्ट, ईएमएस इंटीग्रेशन की बात है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी की बात है, कम्युनिकेटिंग ईएमएस इम्पोर्टेंस की बात है, इंश्योरिंग आउटकम्स की बात है, डायरेक्टिंग एंड सपोर्टिंग पर्संस एंड मैनेजमेंट रोल की बात है, कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की बात है, ठीक है। सो ये सारे की पॉइंट्स हैं जो मतलब लीडरशिप एंड कमिटमेंट में डिफाइन की गई हैं।
सो हमारे मतलब जो कमिटमेंट है लीडरशिप की, वही डिफाइन कर सकती है अकाउंटेबिलिटी को अच्छी तरीके से। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी हमारी बहुत अच्छी है, तो हमारी लीडरशिप की कमिटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके अकाउंटेबिलिटी अच्छी हो सकती है, तभी हमारा इफेक्टिवनेस जो है मैनेजमेंट सिस्टम का वो अच्छा हो सकता है। और जो हमारी इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो इस्टेब्लिश तभी हो पाएंगी जब हमारा कमिटमेंट हमारी लीडरशिप का बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसके साथ साथ वो कितने कंपेटिबल हैं, जो हमारी इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को लेके, प्लानिंग को लेके, जो हमारा स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है और जो कॉन्टेक्स्ट हमने डेवलप किया है, सोचा है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो उसकी कंपेटिबिलिटी भी तभी उतनी अच्छी हो सकती है जब हमारी लीडरशिप बहुत अच्छी कमिटेड हो चीज़ों को लेके। साथ ही साथ जो इंटीग्रेशन है, जो हमने अपना पॉलिसीज डेवलप किए हैं, हमने ऑब्जेक्टिव्स डेवलप किए हैं, प्रोसीजर्स डेवलप किए हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को लेके, वो हमारे जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं कंपनी कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ कितने अच्छे तरीके से इंटीग्रेट हुई हैं या फिर की जानी चाहिए, वो भी हमारी लीडरशिप और कमिटमेंट के थ्रू ही डिसाइड होगा। ठीक है, साथ ही साथ जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं ईएमएस को लेके, वो अवेलेबल हैं और किस कंडीशन में हैं, अगर अवेलेबल हैं तो वो भी इंश्योर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लीडरशिप की है। और वो अच्छे तरीके से अवेलेबल हो, प्रोवाइड की जाए, वो कमिटमेंट के थ्रू लीडरशिप डिफाइन करेगा। ठीक है, फिर इसके साथ साथ जो लीडरशिप कमिट करेगा वो उसमें है, वो सारे स्टाफ्स को, अपने इंटरेस्टेड पार्टीज को, जो भी इन्वॉल्व है कंपनी के, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के, वो इफेक्टिव इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के बारे में बताएगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और आपको कैसे कंफर्मिटी को अचीव करना है ईएमएस की, ये भी इंश्योर करने का, कम्युनिकेट करने का, वो ट्रेनिंग के माध्यम में हो, अवेयरनेस के माध्यम से हो। ठीक है, वो कमिटमेंट के थ्रू ही लीडरशिप ही अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकता है। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारा इंटेंडेड आउटकम है ईएमएस का, उसको अचीव करने के लिए कमिटमेंट के थ्रू ही इंश्योर किया जा सकता है लीडरशिप के। ठीक है, इसके बाद जो पॉइंट स्टैंडर्ड कहता है कि सारे पर्सन्स को कंट्रीब्यूट करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको डायरेक्ट करने के लिए टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ये लीडरशिप एंड कमिटमेंट के माध्यम से ही किया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट को प्रमोट करने की बात स्टैंडर्ड कहता है। ठीक है, कमिटमेंट के थ्रू। ठीक है, फिर इसके बाद जो लीडरशिप है, उसकी कमिटमेंट है, वो अदर जो मैनेजमेंट रोल्स हैं उनको मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, अ, जिससे कि वो अपनी लीडरशिप में और अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में चीज़ों को इन्हेंस कर सके टुवर्ड्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ ईएमएस। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें मतलब एक्सपेक्टेड हैं और कहीं ना कहीं डिफाइन की गई हैं स्टैंडर्ड में with respect to leadership and commitment. Coming to the next point, environmental policy. So इसमें जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं, वो है establish, implement and maintain within EMS scope, including nature, scale, environmental impacts of its activity, product and services, framework for environment objectives, commitment to the continual improvement, protection of the environment, and compliance obligation.
including resource use, climate change, mitigation and adaptation, biodiversity, ecosystem, job allocation। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स मतलब मैंने इसमें ऐड किए अपने पीपीटी में। सो हमें जो इन्वायरमेंटल पॉलिसी, जब हम ईएमएस को डिफाइन करेंगे, जब हमने स्कोप डिफाइन कर दिया इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर लिया हमने, लीडरशिप एंड कमिटमेंट की हमने बात कर ली, तो उसमें बात आती है फिर कि हम इन्वायरमेंटल पॉलिसी क्या है। इन्वायरमेंटल पॉलिसी मतलब एक, मतलब आप 5-6 लाइन की एक आपको एक पॉलिसी डिफाइन करनी है। इसमें ये सारी चीज़ें जो भी मैंने की पॉइंट्स डिस्कस किए हैं पीपीटी के, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है, और इसके ऊपर ही मतलब पॉलिसी डिफाइन होगी, ठीक है। और सो इस इन्वायरमेंटल पॉलिसी को हमें इस्टेब्लिश करना है, इम्प्लीमेंट करना है और मेंटेन करना है, ठीक है। अ, अ, जो कि जो स्कोप हमने डिफाइन किया है उसके अंदर होनी चाहिए इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की, ठीक है। और ये मतलब कहीं ना कहीं जो पर्पस है और कॉन्टेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, ईएमएस का, उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जो नेचर है, स्केल है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं, इसकी एक्टिविटी की, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के, उसके मतलब कहीं ना कहीं पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। और इन्वायरमेंटल पॉलिसी जो है वो एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा, जो कि डिफाइन करेगा मतलब कहीं ना कहीं हमारी इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है, और उसको सेट करने के लिए, ठीक है। उसमें इन्वायरमेंटल पॉलिसी में हम कमिटमेंट भी अपनी डालेंगे, जो हमें प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को, प्रिवेंट करना है पोल्यूशंस को, और इसके साथ साथ जो हमारे और भी कमिटमेंट हो सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट जो हमने डेवलप किया है ईएमएस का, ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पॉलिसीज इन्वायरमेंटल पॉलिसी के अंदर हमें इंक्लूड करनी है। साथ ही साथ हमारे जो कंप्लायंस ऑब्लिगेशन है उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में जो हमारी कमिटमेंट है उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद हम सस्टेनेबल रिसोर्स की बात भी कर सकते हैं पॉलिसी में, जो हम सस्टेनेबल रिसोर्स की यूज़ करेंगे, क्लाइमेट चेंज मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे, अडेप्ट करने के करेंगे, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात कर सकते हैं, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने की बात कर सकते हैं, ये ठीक है। साथ ही साथ हमें एक कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की बात करनी है कि हमें हम डे बाय डे एज अ कंपनी, किसी की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ आप कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचें और बेटर करें चीज़ों को, ठीक है। तो ये सारी मतलब हमें जो इन्वायरमेंटल पॉलिसी हमें बनानी है, ये सारी चीज़ें उसमें ऐड करनी है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि अगर एज अ टॉप मैनेजमेंट, एज अ इंटरेस्टेड पार्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर इन्वायरमेंटल पॉलिसी, ठीक है। हाँ, तभी कहीं ना कहीं आप जो कमिटमेंट है विद रिस्पेक्ट टू ईएमएस, वो आप जस्टिफाई कर पाओगे, ठीक है। और स्टैंडर्ड इसके बाद कहता है कि ये डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए प्रॉपरली, ठीक है, और इसकी प्रॉपरली अवेयरनेस कम्युनिकेट होनी चाहिए थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ ये अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली ये लोग डिस्प्ले करके रखते हैं कंपनीज में, जिससे कि उनकी तभी कमिटमेंट इंश्योर की जा सकती है कि डिस्प्लेड हो हर जगह, लोग मतलब अपनी डेली वर्किंग में इसको मतलब कहीं ना कहीं पढ़ पाएँ और उनकी नज़रों के सामने हो, जिससे वो मतलब कहीं ना कहीं अडेप्ट कर पाए चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरह से मतलब क्वालिटी पॉलिसी को, सॉरी, इन्वायरमेंटल पॉलिसी को आगे लेके चलना है, ठीक है। इसके बाद साथ ही साथ इन्वायरमेंटल पॉलिसी की जब हम बात करेंगे, तो स्टैंडर्ड में ऑर्गेनाइजेशन रोल, रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी की बात होती है, ठीक है, जो मैंने स्लाइड में ऐड किया है जॉब एलोकेशन का, ठीक है। तो
हमें ये भी डिफाइन करना है कि अगर हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बना रहे हैं, ठीक है, मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग कर रहे हैं उसको, तो वो कैसे इंश्योर होगी? वो रोल्स डिफाइन करने के बाद, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करने के बाद, अथॉरिटीज डिफाइन करने के बाद ही हो सकती है। तो इस पे भी हमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है, ठीक है। हमने इतनी सारी चीज़ें करनी है तो उसके साथ साथ हमें रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी भी डिफाइन करनी है, जिसके थ्रू हम जो हमारे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है वो इंश्योर कर पाएँ कि वो प्रॉपरली इंटीग्रेट हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है, अकाउंटेबल है, ठीक है, मॉनिटर्ड है, मेजर्ड है, ठीक है, और हम उसको फर्दर हमें उसकी इफेक्टिवनेस पे, उसके परफॉर्मेंस लेवल को और जो हमारा इंटेंडेड आउटकम्स है उसको अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और जब हमारी ये रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज डिफाइन हो जाएंगी, तो जो हमारे परफॉर्मेंस रिजल्ट्स हैं, ठीक है, वो हम कहीं ना कहीं रिपोर्ट कर पाएंगे टॉप मैनेजमेंट को, ठीक है, जिससे कि वो डिसीजन ले सकता है, चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता है और उसके ऊपर रिव्यू कर सकता है, ठीक है। इसके आगे, सो नेक्स्ट स्लाइड है प्लानिंग। तो प्लानिंग का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एक्शंस टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। सो जो भी हमारी प्लानिंग होगी वो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के रिस्पेक्ट में हमेशा होगी, ठीक है, क्योंकि हमें प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे कभी मैं प्लानिंग के ऊपर जो स्टैंडर्ड्स हैं, एडवांस प्लानिंग की बात वहाँ पे होती है, उसको डिस्कस करेंगे, उस पर ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। तो जो हम एक्शन प्लान करने हैं, एड्रेस करने हैं, उसमें रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को, ठीक है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो जनरल है। तो जनरल में जो पॉइंट्स होते हैं, उसमें जो की पॉइंट्स मैंने कहे, उसमें जो ऊपर हमारे इंक्लूड्स एबव रिक्वायर्ड रिक्वायरमेंट मेंशन, ठीक है। तो अभी तक जो हमने चीज़ें ऊपर डिस्कस की हैं स्लाइड में, ठीक है, वो सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है, उनको कैसे एड्रेस करना है, ठीक है, प्लानिंग के थ्रू अपनी, और उसमें रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी से कौन से पैरामीटर्स होंगे उनको इंक्लूड करना है, ठीक है। फिर इसके बाद है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, उसमें है ईएमएस स्कोप, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स, obligations, assurance for outcomes, prevent or reduce undesired effect, external environmental condition, continual improvement, potential emergency situation, including environmental impact, ठीक है। फिर है डॉक्यूमेंटेशन, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट की बात की गई है इसमें, हाँ, वो किसके रिस्पेक्ट में है, इन एक्टिविटीज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस की बात यहाँ पे की है, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव, डॉक्यूमेंटेशन, क्राइटेरिया ऑफ एस्पेक्ट्स एंड इम्पैक्ट्स, कम्युनिकेट की बात की है, कंप्लायंस ऑब्लिगेशन की बात की गई है, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है उसमें, डिटरमाइन करना है, उनको अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है। फिर उसके बाद प्लानिंग एक्शन की बात की हुई है, ठीक है। फिर उसमें है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं, कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस है, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है, इंटीग्रेट इवेल्युएट टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस, फाइनेंशियल ऑपरेशनल एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट की बात की है। तो ये इन सारे पॉइंट्स को कवर किया गया है एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। तो मैं इनको ब्रीफ करता हूँ थोड़ा सा आपको। सो जो हमारे ऊपर जो जनरल का मैंने यहाँ पे सब क्लॉज है, उसमें जो जो हमने इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट की बात की है, ऑब्लिगेशंस की बात की है, कंप्लायंसेस के, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज की बात करी है इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में,
ईएमएस के स्कोप की बात की है, ठीक है। उनको हमें कंसीडर करते हुए हमें इस्टेब्लिश करना है, जो अपनी प्लानिंग है इम्प्लीमेंट करना है, मेंटेन करना है प्रोसेसेस को, ठीक है, कि जो रिक्वायरमेंट है उनको वो कहीं ना कहीं मीट कर पाए, ठीक है। और हम प्लानिंग के जरिए हम एश्योरेंस देंगे अपने ईएमएस में, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में, कि हमारे जो आउटकम्स इंटेंडेड वो हम अचीव कर सकें। साथ ही साथ हमारी प्लानिंग के थ्रू हमारा जो एक एश्योरेंस होना चाहिए कि हम प्रिवेंट कर सकें, रिड्यूस कर सकते अ, या फिर अनडिजायर्ड इफेक्ट्स हैं उनको मिटिगेट कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं न कहीं इंश्योर करना है अपनी प्लानिंग के थ्रू, ठीक है। ये मतलब दिखनी चाहिए कि हमने जो प्लानिंग की है विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं विजिबल हैं, और जब आपके इंटरेस्टेड पार्टीज उसको पढ़ें, समझें और उस पे एक्ट करें, तो ये चीज़ें उनको समझ में आए कि इस तरह से मतलब हम जो चीज़ें हैं मतलब पॉजिटिव वे में है, जो हमारी प्लानिंग किया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। और साथ ही साथ वो कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के लिए भी बात कर सकें। इसके बाद जनरल में एक बात होती है जहाँ पे पोटेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन की बात होती है, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशंस हो सकती हैं कुछ इन्वायरमेंट के लिए। आप जैसे होता क्या है कि जैसे मैंने अभी मेटल इंडस्ट्री की बात की, मेटल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे, या फिर अ, अ, या फिर मैंने ओर्स की बात की है जहाँ पे अर्थ से आप एक्सट्रैक्ट करते हो मिनरल्स को, तो वहाँ पे कुछ हाई रिस्क एनवायरमेंटल सिचुएशन हो सकती है, इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती हैं। तो उनको भी मतलब आपको डिटरमाइन करना है। हो सकता है आपकी कोई हार्मफुल गैस हो वो रिलीज हो जाए इन्वायरमेंट पे, या फिर आपकी कोई और हो तो वहाँ पे ग्राउंड वाटर की वजह से आपकी ओर की जो पिट है उसमें पानी भर जाए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों ये एज ए एग्जांपल आपको मतलब कंसीडर करना है और उनको डिटरमाइन करना है इमरजेंसी सिचुएशंस को, ठीक है। और साथ ही साथ अ, जो इनका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उनको भी इंक्लूड करना है आपको। और इन सारी चीज़ों का मतलब हमें मतलब अपनी डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन एड्रेस करना है, ठीक है। और जब हमें डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट करेंगे इनको, डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे इनको डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में मेंटेन करेंगे, तो जो भी हमारे चीज़ें हमने प्लानिंग में कंसीडर की हैं उनको रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन भी करना है, ठीक है। फिर जो हमारा सेकंड पॉइंट था रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी का, अ, उसमें हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें कवर करने हैं वो इन्वायरमेंटल का एस्पेक्ट है, कंप्लायंस ऑब्लिगेशन है, और कुछ रिलेवेंट अदर इश्यूज हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, जो अभी तक हमने ऊपर डिस्कस किए, वो चीज़ें इम्पोर्टेंटली कवर करनी है, ठीक है। अब जो सब पार्ट था इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट की, वो उसकी बात करते हैं। अ, जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं वो हमें कवर करने हैं अपनी एक्टिविटीज़ के, ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, ठीक है। तो उसमें किस किस तरह के इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, उसमें आपका वाटर कंजप्शन हो सकता है, उसमें अदर रिसोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, तो उनको कवर करना है, ठीक है।
जो कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट डालते हैं, और कहीं न कहीं उस जो लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव है उसको ध्यान में रख के इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को हमें देखना है। ठीक है? जैसे कि आप एक जनरल एग्जांपल लें, आप गर्मियों में एयर कंडीशनिंग यूज़ करते हो, तो एक इम्पॉर्टेंट है, ऑफिस वर्किंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है? आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है एयर कंडीशनिंग, लेकिन उसका एक टेम्परेचर आप एक रिस्पेक्टिव डिफाइन कर सकते हो कि व्हाट इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर व्हिच इज़ लाइक सुटेबल एज अ इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। ठीक है? क्योंकि आप टेम्परेचर बहुत कम मेंटेन करते हो ऑफिस में, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो होता है बहुत इंक्रीज होता है। साथ ही साथ जो आपका हीट डिस्चार्ज है इन्वायरमेंट में वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है? हाँ, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से चीज़ों को देखना और सोचना है। ठीक है? सो जब इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट में चीज़ों को प्लानिंग के थ्रू करना जाएंगे, तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें डिटरमाइन करनी चाहिए। ठीक है? उसमें हमारे कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ प्लानिंग के थ्रू, या फिर कुछ नया डेवलपमेंट हो सकता है, कुछ नई या फिर कुछ मॉडिफाइड एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में हमें क्या कंसीडर करना है। ठीक है? ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अ, फिर इसके साथ साथ हमारे जब हम एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को कंसीडर करेंगे, तो कुछ एबनॉर्मल कंडीशन के हम बारे में हमें फाइंड कर सकते हैं, सोच सकते हैं, जो कि कुछ किसी चीज़ के लिए कारण बन सकती है, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करें। ठीक है? तो ये चीज़ें हमें मतलब कहीं न कहीं हमारे जब हम प्लानिंग करेंगे एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स के रिस्पेक्ट में, तो ये सारी चीज़ें निकल के आ सकती हैं और हमें सोचनी चाहिए। ठीक है? इसके साथ साथ हमें जो कोई अगर सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, अ, जो कि हमने एस्पेक्ट के जब हमने सोचा तो निकल के आया कि ये सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जनरेट हो सकता है, या फिर हमारी कोई जो हमने इस्टेब्लिश किए क्राइटेरिया से, तो उसके थ्रू निकल के आ रहा है, तो उसके बारे में हमें डिटरमाइन करना है एज ऑर्गेनाइजेशन। और जो ये सारी चीज़ें हम आइडेंटिफाई करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, इनको कम्युनिकेट करना है। ठीक है? अपने थ्रू आउट द वेरियस लेवल जो हमारे हैं फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन के, उसके सबके साथ। ठीक है? इसके बाद हमें डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है इसकी, कि हमने जब इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट के थ्रू रिस्पेक्ट में सोच के प्लानिंग की है, तो हमने क्या क्या चीज़ें इवेलुएट की, डिटरमाइन की, थिंक की। ठीक है? और डॉक्यूमेंट में जो चीज़ें और डॉक्यूमेंटेशन में होंगी, वो होंगी पर्टिकुलर जो भी हमने एस्पेक्ट सोचे इन्वायरमेंटल, उसके थ्रू क्या क्या इम्पैक्ट है इन्वायरमेंटल। ठीक है? और क्राइटेरिया हमारा क्या रहा एस्पेक्ट को डिटरमाइन करने का इन्वायरमेंटल। ठीक है? और इसके साथ हम हमें इम्पॉर्टेंटली सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट जो हैं वो भी डिफाइन करने हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है? सो सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट की हम बात करेंगे, तो वो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के थ्रू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंटली रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर हम उसको पहले से आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एज अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट होता है। ठीक है? और अगर हम उसको ड्यू टू सम रीज़न मिटिगेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उसको
अभी इसके ऊपर कोई एक्शन प्लान एक हम बढ़ा नहीं ले पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए रिस्क भी है, थ्रेट भी है। ठीक है। और जो सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं इमरजेंसी जो सिचुएशंस है उसको भी की तरफ भी हमको लेके जा सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब इस तरह से डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए अपनी कंपनी के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जो सब पार्ट था कंप्लायंस ऑब्लिगेशन का। ठीक है। तो कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस हमने अभी तक डिस्कस किया कि कंप्लायंस ऑब्लिगेशन कैसे कैसे हो सकते हैं कंपनी के ऊपर। ठीक है। उनको डिटरमाइन करने के लिए स्टैंडर्ड कहता है। ठीक है। और ये कैसे कैसे मतलब ये अप्लाई होंगे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, इसको डिटरमाइन करना है। ठीक है। अगर हम कंप्लायंस ऑब्लिगेशन को हमें फुलफिल करना ही करना है तो उसका एक हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए, उसके प्रोसीजर्स होने चाहिए जिसके थ्रू हम उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, या फुलफिल करेंगे। ठीक है। और इन कंप्लायंस ऑब्लिगेशन को हमें जब हम अपने मतलब अकाउंटेबल बनाएंगे तो उसके लिए हमें इस्टेब्लिश करना पड़ेंगे, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, अपनी प्लानिंग को मेंटेन करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यू इम्प्रूव करना पड़ेगा थ्रू इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। और इसको भी हमें मतलब एक अलग से कंप्लायंस ऑब्लिगेशन के रिस्पेक्ट में डॉक्यूमेंटेड मैनर में डिफाइन करना चाहिए। ठीक है, जो स्टैंडर्ड बोलता है। ये एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है। फिर इसके बाद जो बात हुई है प्लानिंग एक्शन की। ठीक है। तो प्लानिंग एक्शन में जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट अपना सब क्लॉज का, तो इसमें क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी है। तो प्लानिंग एक्शन में हमें जो चीज़ें कंसीडर करनी है अ, अ, कि हमें जो सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है उस पर क्या एक्शन प्लान बनाना है। ठीक है। कंप्लायंस ऑब्लिगेशन है उस पर क्या एक्शन प्लान बनाना है। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी जो एसोसिएटेड है उस पर क्या एक्शन प्लान बनाना है। और फिर हमें इस एक्शन प्लान को इंटीग्रेट करना है, इम्प्लीमेंट करना है अपने इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक है। उसको कैसे करेंगे, ऑपरेशन के थ्रू करेंगे। ठीक है। और वो आगे अभी हम डिस्कस करेंगे अदर क्लासेस में। और कैसे एक्शन जो हमने एक्शन प्लान बनाया है इसको कैसे इवेल्युएट करना है इसको भी आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये हमारा जो एक्शन प्लान होगा इसको हमें जब हम बनाएंगे तो हमें कंसीडर क्या क्या चीज़ें करनी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो है टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। उससे रिलेटेड फाइनेंशियल क्या चीज़ें हैं उसको हमें कंसीडर करना है। ऑपरेशनल एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट हमारी जो है उस पर क्या इफेक्ट आएगा या फिर उसमें क्या चेंजेस हम ला सकते हैं। ठीक है। इन सारी चीज़ों को हमें इम्पोर्टेंटली कंसीडर करना है जब भी हम एक्शन प्लान करेंगे। ठीक है। इन्वायरमेंटल जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। प्लानिंग का ही सब पार्ट है ये, इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग टू अचीव देम। ठीक है। सो इसमें इसका जो फर्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स consistent with environmental policy, measurable, monitored, communicated, updated, documented, integrated, differentiated with respect to level and function। ठीक है। फिर इसके बाद जो सेकंड सब पॉइंट है इसका प्लानिंग एक्शंस टू अचीव environmental objectives, उसमें what resources, who, when, how और इंटीग्रेशन की बात की गई है। ठीक है। सो इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं
वो कैसे होने चाहिए, जैसे ऑब्जेक्टिव्स हमारे मतलब 5-6 लाइंस होती हैं अलग अलग पॉइंट्स की। उसमें हम अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं कि ये हमारे फर्स्ट नंबर का ऑब्जेक्टिव हमारा ये, सेकंड नंबर का ये ऑब्जेक्टिव है, थर्ड नंबर का ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कहता है कि हमें इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव इस्टेब्लिश करने हैं at relevant functions and levels of organization। साथ ही साथ हमारे जो सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं और कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस हैं उनको भी कंसीडर करना है जब हम ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करेंगे या फिर इस्टेब्लिश करेंगे। और रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी तो हमें माइंडसेट लेके चीज़ों को करना ही करना है। ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या चीज़ें मतलब स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट है वो है, ये कंसिस्टेंट होना चाहिए एनवायरमेंटल पॉलिसी के। ठीक है, मेजरेबल होना चाहिए, मॉनिटर्ड होना चाहिए, कम्युनिकेटेड होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है ऑब्जेक्टिव को लेके। फिर नेक्स्ट पॉइंट था अपना प्लानिंग एक्शंस टू अचीव एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो जब हम एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की बात करेंगे तो उसमें हमारा एक्शन प्लान क्या होगा। सो इसमें है what will be done, what resources will be required, who will be responsible, when it will be completed, and how the result will be evaluated, including indicators for monitoring progress toward achievements of its measurable environmental objectives। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें करना है। ठीक है, क्या करना है ऑब्जेक्टिव में ये डिफाइन होना चाहिए एक्शन प्लान में। ठीक है, क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कब तक हमें इसे कंप्लीट करना है और कैसे रिजल्ट्स जो हैं इवेलुएट हम करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें जब हम एक्शन प्लान बनाएंगे टू अचीव इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव, तो ये सारी चीज़ें हमें कंसीडर करनी है। और साथ ही साथ यहाँ पे मतलब इंडिकेटर्स की कहता है स्टैंडर्ड कि हमारे पास जो जेनरिक टर्म्स है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर वो होने चाहिए इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में, कि हमारे पास जो भी हम चीज़ें हमने जो भी प्रोसेस डेवलप की, जो भी प्लानिंग डेवलप की, अ, उसमें हर की स्टेज पे हमारे क्या आउटकम्स इंटेंडेड हैं या एक्सपेक्टेड हैं, उसको वो परसेंटेज में हो सकते हैं। ठीक है, उसका कुछ डेफिनेट फिगर हो सकता है, तो वो हमें डिफाइन करने हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम मॉनिटरिंग और मेजरिंग करेंगे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स का। ऐसा नहीं होता कि मतलब एज अ फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हम मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट करें और उसमें हम अपने ऑब्जेक्टिव को मेजरेबल बनाएं। ठीक है, और उसको अचीव करने की कोशिश करें। हमें स्टेज वाइज जाना पड़ेगा, तभी हम अचीव कर पाएंगे अपने इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी डेवलप करने हैं स्टेज वाइज, कहाँ पे हमें क्या चीज़ें हमारी एक्सपेक्टेड हैं, क्या इंटेंडेड आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीज़ों को करना है। और ये जो एक्शन है अ, हमें कैसे इंटीग्रेट करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस प्रोसेस में, उसको भी कंसीडर करने के लिए स्टैंडर्ड कहता है। मतलब कि आपको कंसीडर करना है कि ये एक्शंस जो हमने अगर हमने डिफाइन कर लिए हैं, जो हमने डिस्कस किए, तो इनको कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे अपने बिजनेस प्रोसेसेस में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सपोर्ट है क्लॉज जो है स्टैंडर्ड का। तो सपोर्ट में जो चीज़ें की गई हैं बताई गई हैं, उसका फर्स्ट पॉइंट है रिसोर्सेज।
determine establishment, implementation, maintenance, continual improvement. Second point है competence, इसमें है determine education, training, experience, knowledge, need, take action, effectiveness, documentation. ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है अवेयरनेस। ठीक है, इसमें ऑल ऑर्गेनाइजेशन पर्सन्स की बात की गई है, सब पार्ट में अवेयरनेस के। इसमें है इन्वायरमेंटल पॉलिसी, इम्पैक्ट associated with their work, contribution to effectiveness and its benefits, implications की बात की गई है। ठीक है, मैं इनको ब्रीफ करता हूँ अब आपको। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या क्या सपोर्ट जरूरी होंगे उस प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन के लिए उस मैनेजमेंट सिस्टम के। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी सपोर्ट को डिफाइन किया गया है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट था रिसोर्स, तो इसमें स्टैंडर्ड कहता है कि आप डिटरमाइन करिए कि कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे और साथ ही साथ उनको प्रोवाइड करिए जो कि ज़रूरी हैं इस्टेब्लिशमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के लिए इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है कॉम्पिटेंस की बात होती है यहाँ पे। ठीक है, कॉम्पिटेंस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप मैनेजमेंट की बात करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड कहता है कि डिटरमाइन करना है आपको कि नेसेसरी कॉम्पिटेंस पर्सन्स के क्या होने चाहिए जो कि वर्क एक्सिक्यूट कर रहे हैं और जो क्या इफेक्ट करेगा इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस के को या फिर जो कंप्लायंस ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल करने के लिए जो एबिलिटी है उसको हमें डिटरमाइन करने की कॉम्पिटेंस को। ठीक है, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड कहता है कि जो भी पर्सन इन्वॉल्व हैं ये हमें इंश्योर करना है कि वो कॉम्पिटेंट हो। ठीक है, उनके पास एप्रोप्रिएट एजुकेशन हो, ट्रेनिंग हो, एक्सपीरियंस हो, ये हमें इंश्योर करना है। तो थ्रू, हाँ, आप अगर एचआर मैनुअल अब कंपनी में डेवलप किया होगा आपने, तो उसमें ये सारी चीज़ों को डिफाइन करना है हमें। ठीक है, कि हमें क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग की फॉर अ पर्टिकुलर वर्क with respect to any particular job in environmental management system management। ठीक है, साथ ही साथ हमारी कोई ट्रेनिंग नीड्स हो सकती है टाइम टू टाइम, मतलब जनरेट हो सकती है, तो उसको मतलब डिटरमाइन करना है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर विद टाइम हमें लगता है जब भी कोई एप्लीकेबल हो गई कोई इस तरह की रिक्वायर्ड कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉम्पिटेंस चाहिए, उसको कैसे हम एक्वायर करेंगे उसके ऊपर भी हमारा एक्शन प्लान होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो इसके बारे में स्टैंडर्ड कहता है कि हम एक एक्शन प्लान बनाए जब भी हमें कोई लगे कि हमें कोई नेसेसरी कॉम्पिटेंस है उसको एक्वायर करना है, तो हम उस पर क्या डिसीजन मेकिंग करेंगे। ठीक है, उसको कैसे एक्वायर करेंगे, और फिर उसके बाद हमें ये भी स्टैंडर्ड कहता है कि अगर हमने कोई एक्शन प्लान बना लिया टू एक्वायर एनी कॉम्पिटेंसी, तो उसको हम कैसे मेजरेबल और मॉनिटर करेंगे, तो उसके लिए इवेल्युएशन और की बात होती है। ठीक है, तो उसे हमें इवेलुएट भी करना है कि जो कॉम्पिटेंस हमने एक्वायर करने के लिए जो भी एक्शन लिया है, तो एक्शन के बाद वो इफेक्टिवनेस जो है उस कॉम्पिटेंस हमने एक्वायर किया है वो प्रॉपर मिली है कि नहीं मिली है। ठीक है, और जो हम ये कॉम्पिटेंस एक्वायर करने की बात कर रहे हैं, इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसका भी कुछ एग्जांपल स्टैंडर्ड्स ने दिया हुआ है, जैसे उसमें ट्रेनिंग है, मेंटरिंग है, या फिर हो सकता है रीअसाइनमेंट हो सकता है। ठीक है, और पर्सन हो सकता है,
या फिर हायरिंग न्यू एम्प्लॉय हो सकता है, या कॉन्ट्रैक्टिंग कॉम्पिटेंट पर्सन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब हैं जो हम एक्वायर करना, हमें कॉम्पिटेंसी उसमें ली जा सकती हैं, ठीक है। और इनके रिस्पेक्ट में हमें अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है एज अ एविडेंस ऑफ कॉम्पिटेंस, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट था अवेयरनेस का। तो अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो भी हमने एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम पॉलिसी, इसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्टिव्स, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एस्पेक्ट्स, कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस, इम्पैक्ट, इमरजेंसी सिचुएशंस की बात की हमने। ये सारी जो चीज़ें हैं, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है, ये सारी इन चीज़ों की मतलब अवेयरनेस हो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। या फिर जो भी लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं डिसीजन मेकर हैं, या फिर उनके पास हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी हुई है, उनके पास कोई ना कोई अथॉरिटी है, उनके पास एक, एक अच्छी एक फेयर अंडरस्टैंडिंग हो, अवेयरनेस हो इन सारी चीज़ों को लेके। तो इस क्लॉज में इसकी इस बारे में बताया गया है कि इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारी लीडरशिप एंड कमिटमेंट के थ्रू हमें कहीं ना कहीं चीज़ों को डेवलप करना है और इंटीग्रेट करना अपनी कंपनी में। साथ ही साथ जो हमें ये सारी चीज़ें हमने प्लान की, डेवलप की हैं इन्वायरमेंटल सिस्टम के, तो उसकी बेनिफिट्स अभी हमें टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को लेके क्या इन्हेंसमेंट हो सकते हैं, उसको भी मतलब उनके अंदर अवेयरनेस हो चाहिए। और इम्प्लीकेशन भी हमें पता होने चाहिए कि अगर हम नॉन कन्फर्मिटी हमारी आ रही है इन्वायरमेंटल सिस्टम को लेके, तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, ठीक है। उसमें हो सकता है कि जो जो कंप्लायंस ऑब्लिगेशन उसको फुलफिल ना कर पाए, उससे हमारे बिजनेस रिलेशन खराब हो सकते हैं, बिजनेस की मार्केट खराब हो सकती है। जो स्टेक होल्डर्स हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, उनका का जो कॉन्फिडेंस है, उनके बीच जो रेपुटेशन है हमारी कंपनी को लेके, वो खराब हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सपोर्ट का जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है, उसमें फर्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन में जो पॉइंट्स हैं, पहला है जनरल। जनरल में जो चीज़ें आ रही हैं वो है ऑन व्हाट, व्हेन, विथ whom, हाउ, कंप्लायंस ऑब्लिगेशन, ये ईएमएस डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। उसके बाद है कम्युनिकेशन का जो सब पार्ट है, इंटरनल कम्युनिकेशन है, वेरियस लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद है इनेबल पर्सन्स अंडर द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल की बात है, ठीक है। फिर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, उसमें इंटरेस्टेड पार्टीज आती हैं, ठीक है। तो सेकंड इसका वो पॉइंट है सपोर्ट का, वो है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की बात होती है यहाँ पे। उसमें जनरल है, विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, फॉर इफेक्टिवनेस है, ठीक है। फिर है क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग की बात है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन में। आइडेंटिफिकेशन है, डिस्क्रिप्शन है, टाइटल, ऑथर, रेफरेंस नंबर की बात है। फॉर्मेट की बात होती है यहाँ पे, लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर वर्जन, ग्राफिक्स की बात होती है। मीडिया में की बात होती है, पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात होती है। रिव्यू एंड अप्रूवल की बात होती है। फिर इसके बाद है कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है, अवेलेबल, सुटेबल, एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड, ठीक है। अब मैं इनको ब्रीफ करता हूँ आपको। सो कम्युनिकेशन में जनरल में जब हम बात करेंगे, तो अ, एक कम्युनिकेशन का एक प्रोसीजर हमारे यहाँ होना चाहिए कि हम कैसे मतलब इंटरनली एक्सटर्नली कम्युनिकेशन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ठीक ठीक है। और उसमें क्या चीज़ें हमें इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट और मेंटेन करनी है, और उसके माध्यम से हमें क्या क्या चीज़ें करनी है।
तो उसमें करनी क्या-क्या चीज़ें हैं, जब हम एक प्रोसेस डेवलप करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे, इम्प्लीमेंट और मेंटेन करेंगे कम्युनिकेशन की, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें करनी है इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेट करने के लिए। तो उसमें पहला पॉइंट है ऑन व्हाट इट विल बी कम्युनिकेट, सेकंड है व्हेन टू कम्युनिकेट, थर्ड है विथ whom टू कम्युनिकेट, फोर्थ है हाउ टू कम्युनिकेट। ठीक है, तो ये सारे 4 पॉइंट्स हैं जो हमें कम्युनिकेट कर में कंसीडर करने की, जब हम कोई पर्टिकुलर चीज़ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर कम्युनिकेट करेंगे तो ये 4 पॉइंट उसमें कवर होने चाहिए। ठीक है, और इसमें भी स्टैंडर्ड में कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के, जो की पॉइंट्स हैं कि हमें कंप्लायंस ऑब्लिगेशन पे थोड़ा स्पेसिफिकली ध्यान देना है। ठीक है, ठीक है, फिर जो हमारा जो भी इंफॉर्मेशन एनवायरमेंटल हम शेयर कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट हो जो हमारा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं कि कोई गैप हो, इसका हमें खास ध्यान रखना है। और इन केस कोई क्वेरी या फिर कोई क्वेश्चन जनरेट हो रहा है, ठीक है, अपना इंटरनली या एक्सटर्नली, ठीक है, तो उस पे हमें प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करना है विद इन टाइम, इसका भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और इन सारी चीज़ों का हमें रिटेन करना है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, जो भी हमने प्रोसीजर्स डेवलप किए हैं, रिकॉर्ड्स डेवलप किए हैं, ठीक है, कम्युनिकेशंस के, उनका हमें प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड मैनेजमेंट को मेंटेन करना है। ठीक है, फिर इसके बाद बात होती है इंटरनल कम्युनिकेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरनल कम्युनिकेशन में चीज़ें हैं, जो भी हमारी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को लेके इंफॉर्मेशन है, वो इंटरनली कम्युनिकेट करनी है। वो सारे लेवल्स पे कंपनी के, अ, जो भी यहाँ पे कंपनी में अलग अलग लेवल हो, अ, आप लेवल समझ सकते हो कि कंपनी में अलग अलग लेवल होते हैं। एक ग्राउंड स्टाफ होता है, फिर ऑफिस स्टाफ होता है, फिर मैनेजरियल स्टाफ्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होते हैं। ठीक है, इन सभी लेवल्स में मतलब एक प्रॉपरली कम्युनिकेशन होना चाहिए एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को लेके, को सारी चीज़ें बताई गई हों, इसको इंश्योर करना है। और साथ ही साथ अगर कोई चेंज आता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का, तो वो भी उसको भी प्रॉपरली उनसे कम्युनिकेट करना है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कंपनी के अंदर। और इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, अगर हम इंटरनली कम्युनिकेट कर रहे हैं सारी चीज़ों को, तो अ, जो भी पर्सन वर्क को कर रहे हैं, अ, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में हो ऑर्गेनाइजेशन के, और वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर पाए कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, तो जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है, इसके थ्रू हमें कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इंश्योर करनी है कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट की। और जो भी वर्क एक्सक्यूशन हो किसी पर्सन के थ्रू, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, या फिर टॉप मैनेजमेंट के, जो भी हमारी लीडरशिप है उसके थ्रू। ठीक है, फिर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की बात होती है। अ, तो जो भी हमारे एक्सटर्नल जो भी चैनल्स है कंपनी के, जो भी इन्वॉल्वमेंट है एक्सटर्नली विथ रिस्पेक्ट टू कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, तो अ, जो भी हमारी कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। हमारा जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है उनको भी प्रॉपरली उनको बारे में पता होना चाहिए, हमारी क्वालिटी, हमारी इन्वायरमेंटल पॉलिसी के बारे में, हमारे इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। हाँ, ठीक है, तो वो भी प्रॉपरली मतलब हमें कम्युनिकेट करना है। ठीक है, और हमारे क्या कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को लेके, या फिर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में, उसको भी प्रॉपरली हमें कम्युनिकेट करना है। ठीक है,
फिर इसके बाद हम जो पॉइंट है हमारा वो है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन में का सपोर्ट के अंदर कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन क्या क्या होने चाहिए। अ, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है जनरल। तो उसमें पहला है हमारा जो हमारे जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आईएसओ 14001 के में डिफाइन किए गए हैं, उसके रिस्पेक्ट में सारे डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। साथ ही साथ अगर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट डिटरमाइन कर पाया है जो नेसेसरी हैं इफेक्टिवनेस के लिए इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के, तो उनको भी हमें प्रॉपरली मेंटेन करना है कंपनी के अंदर अपने। ठीक है। और जैसे कि मैंने पहला बताया कि जो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है वो डिफर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं ना उसमें यूनिफॉर्मिटी हो। ठीक है। अ, एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, होता क्या है, कभी कभी होता है कि जब कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन आता है या फिर कोई कंप्लायंस ऑब्लिगेशन मैंडेटरी हो जाती है, तो आप सर्टिफिकेशन के लिए जाते हो, ऑडिट करने के लिए जाते हो, तो आप अगर नंबर ऑफ कंपनीज है वहाँ सेम डिसिप्लिन में वर्क कर रही हैं, तो जो उनके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे किसी ने जिसने भी उस कंपनी ने उन कंपनियों ने जिससे भी हेल्प ली होगी उस डॉक्यूमेंट को डेवलप करने में, उसने सेम ही डॉक्यूमेंट बना के दे दिया, फिर उस मैनेजमेंट ने सेम ही डॉक्यूमेंट अडेप्ट कर लिए हैं। तो इस तरह की चीज़ें कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड बता बोलता है। ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग का। ठीक है। अ, तो जब भी हम क्रिएट और अपडेट करेंगे डॉक्यूमेंट को, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें कि उनका एक आइडेंटिफिकेशन हो। हम इसमें आइडेंटिफिकेशन नंबर की बात करते हैं और डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, जिसमें टाइटल आता है, डेट आता है, ऑथर आता है, रेफरेंस नंबर आता है। फिर साथ साथ जब हम क्रिएट और अपडेट करेंगे तो उसमें हमें ये भी डिफाइन करना है कि किस किस फॉर्मेट में है, उसकी लैंग्वेज कौन कौन सी है, अगर हम सॉफ्टवेयर वर्जन में है तो सॉफ्टवेयर वर्जन कौन कौन से हैं, ग्राफिक्स किस किस ग्राफिकल फॉर्मेट में है वो, उसका मीडिया क्या है, पेपर फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। ठीक है। फिर उसके बाद जब भी जो डॉक्यूमेंट है उसका रिव्यू एक प्रॉपर होना चाहिए, किसने रिव्यू किया है, फिर किसने अप्रूव किया है, इसका भी प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें क्रिएटिंग और अपडेटिंग में ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन का। ठीक है। ठीक है। सो जो भी डॉक्यूमेंट जनरेट होगा जिस पे हम वर्क करेंगे, ठीक है, इस पे हम अवेयरनेस या फिर ट्रेनिंग देंगे या कम्युनिकेट करेंगे, वो कंट्रोल होना चाहिए। तो हमें हम नॉर्मली कोई मार्किंग यूज़ कर सकते हैं, फोल्डर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिस पे अ, हम अपनी कंट्रोल दिखा सकते हैं, जस्टिफाई कर पाएँ कि दिस इज़ अ कंट्रोल डॉक्यूमेंट, या फिर कोई भी किसी के हाथ में भी वो डॉक्यूमेंट पढ़ता है या फिर उसके कहीं न कहीं से उसके पास वो एक्सेस करता है उस डॉक्यूमेंट को, तो वो कॉन्फिडेंस एक डेवलप कर पाए कि ये डॉक्यूमेंट जो मैं देख रहा हूँ वो कंट्रोल्ड है। कंट्रोल्ड का ये है कि ये ऑथराइज्ड है यूज़ करने के लिए एंड अप टू डेट है। ठीक है। और ये भी अवेयरनेस से कम्युनिकेशन होना चाहिए कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लेके आपको
स्टडी करना है या फिर रेफरेंस यूज़ करना है, ठीक है, तो वो कहाँ पे अवेलेबल होंगे, ठीक है, इसको भी हमें प्रॉपरली एक जब हम सपोर्ट की बात करेंगे, उसके प्रोसीजर की बात करेंगे, तो उसमें हमें डिफाइन करना है कि कहाँ पे ये अवेलेबल होगा और सूटेबल होगा यूज़ करने के लिए। जब भी आपको ज़रूरत होगी कहीं पे भी या फिर किसी भी समय, तो ये वहाँ पे मिलेगा आपको। इसके साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमने डॉक्यूमेंट मेंटेन किया है जिस भी जगह पे, तो वो प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, उसमें किसी भी तरह का लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं हो, इम्प्रॉपर यूज़ ना हो उसका, लॉस ऑफ इंटीग्रिटी ना हैम्पर हो, तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और जब भी हम कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे तो हमें कौन कौन सी एक्टिविटी अप्लीकेबल होंगी उसके ऊपर वो हैं डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेस, रिट्रीवल एंड यूज, ठीक है, स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन, इंक्लूडिंग प्रिजर्वेशन ऑफ लेजिबिलिटी, ठीक है, कंट्रोल ऑफ चेंजेस, एग्जांपल वर्जन कंट्रोल, रिटेंशन एंड डिस्पोजल। तो इन इसके रिस्पेक्ट में भी हमें चीज़ों को प्लान करना है और डॉक्यूमेंट करना है। सपोर्ट की जो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है वो इन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे वो मतलब सेफ है, अ, और खुद भी सेफ है, वो यूज़ करने के लिए भी सेफ है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें ये भी डिफाइन करना चाहिए कि कौन ऑथराइज है एक्सेस करने के लिए, ठीक है, ये भी हमें डिफाइन करना है जब हम सब सपोर्ट डिफाइन करेंगे कि डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है तो किसको एक्सेस होगी किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की, ठीक है, वो हो सकता है डिपार्टमेंट वाइज हो, फंक्शन वाइज हो, ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट पे अलग अलग फंक्शन पे अलग अलग डॉक्यूमेंट अप्लीकेबल हो based over the function with respect to environmental management system specific रिक्वायरमेंट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें चीज़ें मेंशन करना है कि किसके पास परमिशन है, अथॉरिटी है उस चीज़ को, उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए, साथ ही साथ कौन उस डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर सकता है और कौन उसमें चेंज कर सकता है उस डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन को, तो ये भी हमें मतलब डिफाइन करना होता है और करना होगा, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ऑपरेशन। सो ऑपरेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है, ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल, establishing criteria for the process and implementing control, product or services, life cycle perspective, control communication, documentation. Second point है emergency preparedness and response, establish, implement and maintain, respond, actual emergency situation, prevent or mitigate consequences, review and revise periodically, documentation, ठीक है। इनको मैं ब्रीफ करता हूँ आपको। सो जो अपना फर्स्ट पॉइंट है ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल का, ये कहता है कि अ, जब भी हम ऑपरेटिंग क्राइटेरिया एक प्रोसेस का डिफाइन करेंगे, तो हमें इस्टेब्लिश करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है, कंट्रोल करनी है और मेंटेन करनी है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे अगर जैसे हम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के हमने एक्शन प्लान बना लिया, हमने रिसोर्स बना लिया, हमने कॉन्टेक्स्ट बना लिया, हमने लीडरशिप डिफाइन कर ली, हमने कम्युनिकेशन की बात कर ली, हमने अवेयरनेस की बात कर ली, हमने स्कोप डिफाइन कर लिया,
हमने जब सब चीज़ें कर लिया तो अब ऑपरेशन की बात होगी कि हमें ऑपरेट कैसे करना है। ठीक है, तो वहाँ पे बात आती है ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल की। तो हमें प्रोसेस डेवलप करने हैं जिससे कि हम मीट कर सकें इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट को। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसेस हमें बनानी है, वो इस्टेब्लिश करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है, कंट्रोल करनी है और मेंटेन करनी है। ठीक है, उसमें हम जो प्रोसेस डेवलप करेंगे उसमें ऑपरेशनल क्राइटेरिया का ध्यान रखना है कि इस प्रोसेस के ऑपरेशनल क्राइटेरिया क्या होंगी, और जो हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है इन प्रोसेस का वो कैसे कंट्रोल होगा। ठीक है, ठीक है, उसके साथ साथ ऑपरेटिंग क्राइटेरिया का भी हमें ध्यान रखना है कि उसके अकॉर्डिंग ही हमें हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन हो और कंट्रोल हो प्रोसेस का वो इम्प्लीमेंट हो। कंट्रोल कई तरह के हो सकते हैं, इंजीनियरिंग कंट्रोल हो सकते हैं, ठीक है, प्रोसीजर्स हो सकते हैं उसके। ठीक है, और कंट्रोल में जब हम बात करेंगे ऑपरेशन में थ्रू अ प्रोसेस, तो उसमें एलिमिनेट कर सकते हैं हम चीज़ों को, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकते हैं वो, और साथ ही साथ वो इंडिविजुअली भी हो सकते हैं या फिर कॉम्बिनेशन के माध्यम से भी हो सकते हैं कि नंबर ऑफ पीपल उसमें इन्वॉल्व हों उस प्रोसेस को डिलीवर करने में और कंट्रोल करने में थ्रू ऑपरेशन। ठीक है, और इन केस कोई कोई चेंजेस आते हैं जो उन्हें प्लान कोई चेंजेस हैं, तो उस केस में हमें कॉन्सिक्वेंसेस को भी हमें कंसीडर करना है, रिव्यू करना है, कोई अनइंटेंडेड चेंजेस ना हो, कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो, उसको भी मिटिगेट करना है। ठीक है, तो अगर हमारा कोई चेंज आता है तो उसको हमें प्रॉपरली रिव्यू करके ही अ, आगे बढ़ाना है। ठीक है, साथ ही साथ इसके बाद जो आउटसोर्स प्रोसेस है उनके उनको भी कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन के क्लॉज में बात करता है स्टैंडर्ड कि कैसे उनको कंट्रोल करना है, उनको इन्फ्लुएंस करना है। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है जब हम अपने लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे प्रोडक्ट और सर्विसेज की। ठीक है, तो जो आउटसोर्स प्रोसेसेस हैं वो भी इफेक्ट डालते हैं हमारे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम पे, हमारे जो हमने एस्पेक्ट कंसीडर किया है। ठीक है, उसका इम्पैक्ट जो इन्वायरमेंटल है उस जो कंसीडर किया है हमने, डिटरमाइन किया है, तो उनको भी हमें अपने जो हमारी ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल है उसमें उसको भी डिफाइन करना है कि हम कैसे आउटसोर्स प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, और उसका एक्सटेंड क्या होगा कि मतलब किस लेवल तक हम उसको अ, हमें कैसे कंट्रोल करना है, इन्फ्लुएंस करना है, और उसका क्या जरिया होगा, किस टाइप से हम करेंगे। ठीक है, फिर जब हम लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों के थ्रू करना चाहेंगे, जो हमारी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का करेंगे, तब भी हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब जो लाइफ साइकिल होगी, जब हम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करेंगे तो अगर हम यहाँ पे इवेल्युएट कर ले रहे हैं कि हमारे जो हम प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं, सर्विसेज डेवलप करने जा रहे हैं, तो जो उसकी लाइफ साइकिल होगी तो वो कहाँ पे इन्वायरमेंटल जो एस्पेक्ट्स हैं, इम्पैक्ट्स हैं, वो कहाँ पे किस तरह से इन्वॉल्व होंगे, कहाँ पे अ, अ, किस तरह के हमें देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे अगर हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं तो हाँ, बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के लिए हमारे लिए आती है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल में हमें करनी है। ठीक है, साथ ही साथ जब हम प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट करेंगे किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज का, वहाँ पे भी हमें इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखना है। कोशिश कर सकते हैं हम कहाँ जहाँ पे मतलब सस्टेनेबल प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोक्योर कर सकें, या फिर जहाँ पे हम कुछ बेटर रिसाइकल रीयूज की पॉसिबिलिटीज हो। ठीक है,
तो अ, उन चीज़ों को हम उस पे ज़्यादा मतलब हम ध्यान दें, उन चीज़ों को प्रोक्योर करने में, हम यूटिलाइज़ करने में अपने यहाँ, ठीक है। फिर साथ ही साथ ऑपरेशन के क्लॉज में ये भी बोलता है कि कम्युनिकेट करने के लिए कि रिलेवेंट इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स को इन एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स को और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको भी, ठीक है। साथ ही साथ ये भी बोलता है कि जो सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं अ, जो कि ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी से रिलेटेड हैं, यूज से रिलेटेड हैं, एंड ऑफ लाइफ ट्रीटमेंट से रिलेटेड हैं, फाइनल डिस्पोजल से रिलेटेड हैं, उनको भी कंसिडर करने के लिए ऑपरेशन की क्लॉज में बोलता है हमको कि उसके ऊपर भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो जब हम ऑपरेशन की प्लानिंग एंड कंट्रोल की बात करेंगे तो इन चीज़ों को भी कंसिडर करनी है, इस पे भी हमें एक पर्टिकुलर हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना बताना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ठीक है। और इन सब चीज़ों के लिए जो अभी तक हमने डिस्कस किए ऑपरेशन के अभी इस वाले क्लास में, उसको एक डॉक्यूमेंटेशन में मेंटेन करना है। फिर इसके बाद बात होती है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस की, जो नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन का। तो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस में एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड कहता है कि हमें इस्टेब्लिश करना है, इम्प्लीमेंट करना है, मेंटेन करना है प्रोसेस कि कोई भी अगर पोटेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन आती है, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया आपसे थोड़ी देर पहले ऊपर की क्लास में, तो उस केस में हमारा क्या एक्शन प्लान होगा, क्या हमारा रिस्पांस प्लान होगा, हमारा प्रिपेयर्डनेस कैसा होगा, ठीक है। तो ये भी हमें प्लान करना है ऑपरेशन के क्लॉज में, ठीक है। इसमें हम हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए कि हम रिस्पॉन्स कैसे करेंगे अ, जिससे कि हम प्रिवेंट कर सके या फिर मिटिगेट कर सके एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को, जो कि हमारे इमरजेंसी सिचुएशन के थ्रू हमारे ऊपर आ सकता है, ठीक है। फिर इसमें स्टैंडर्ड में एक एक्चुअल इमरजेंसी सिचुएशन की बात करता है कि एक तो हमने प्लानिंग कर ली कि इन फ्यूचर कोई इन केस कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है, तो अगर उस केस में हमें क्या करना है, ठीक है। अगर कोई एक्चुअल इमरजेंसी सिचुएशन है किसी भी तरह की, मतलब इन प्रेजेंट है, तो उस पर हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उसके लिए हमारे पास एक ऑपरेशनल प्लानिंग होना चाहिए, उसका एक प्रोसीजर हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो उसे हमें डेवलप करना है, डॉक्यूमेंट करना है। और जो भी हमारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से, अ, उसके रिस्पेक्ट में हमें कैसे प्रिवेंटिव और मिटिगेट करना है उस कॉन्सिक्वेंसेस को, ठीक है, जो हमारे सिचुएशन के रिस्पेक्ट में जनरेट होंगे, तो उस पर हमें एक एक्शन प्लान बनाना, उस पर हमारे पास प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है। और जैसा भी वो मतलब इमरजेंसी सिचुएशन है, उसका जो भी मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उसके अप्रोप्रिएट होना चाहिए जो हमारा एक्शन प्लान हो, ठीक है। इसके बाद हमारा जो हमें पीरियोडिकली टेस्ट करने के लिए स्टैंडर्ड कहता है ऑपरेशन क्लॉज में कि हमें पीरियोडिकली टेस्ट करें जो भी हमने प्लान रिस्पॉन्स बनाया है, एक्शंस बनाए हैं, अ, उसको हमें पीरियोडिकली टेस्ट करने चाहिए, वो प्रैक्टिकल होने चाहिए। अगर हम कुछ प्रैक्टिकल कर सकें उसको रिस्पेक्ट में, तो हमें पीरियोडिकली एज अ टेस्टिंग उसको कंडक्ट करना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ हमें पीरियोडिकली इन प्रोसीजर्स को रिव्यू करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू रिस्पॉन्स एक्शन, ठीक है। और इसके लिए हमें जो मतलब जब हम पीरियोडिकली रिव्यू और रिवाइज तभी कर सकते हैं कि अगर हमने कोई अकरेंस हमारे यहाँ इमरजेंसी सिचुएशन की हमने देखी या फिर विटनेस करी है,
ठीक है, या फिर हमने कोई टेस्ट कंडक्ट किया था, उससे हमारे कुछ इम्प्रूवमेंट के पॉइंट निकल के आए, तो हम अ, उसके बेसिस पे चीज़ों को रिव्यू कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं अपने प्रोसेस को। ठीक है, साथ ही साथ जो भी कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन के प्रिपेयर्डनेस को लेके और उसके रिस्पॉन्स को लेके कोई रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है या फिर ट्रेनिंग है, उसको हमें प्रोवाइड करनी है अ, अपने एम्प्लॉयज़ को, साथ ही साथ जो रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज है उनको भी। ठीक है, और इन सारी चीज़ों का हमें डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन मेंटेन करना है अपनी कंपनी के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्लॉज पे, जो कि है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन का। ठीक है, ये 9th क्लॉज है स्टैंडर्ड का। इसका फर्स्ट पॉइंट जो लिया है हमने, मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इवेल्युएशन। ठीक है, जनरल है इसका फर्स्ट सब पॉइंट। जनरल में है व्हाट, मेथड्स, क्राइटेरिया, व्हेन, कैलिब्रेटेड आर वेरीफाइड, मेजरमेंट, इक्विपमेंट, ईएमएस परफॉर्मेंस, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन। फिर सेकंड सब पॉइंट है इवेल्युएशन ऑफ कंप्लायंस, फ्रीक्वेंसी, एक्शन प्लान्स, कंप्लायंस स्टेटस, डॉक्यूमेंटेशन। फिर है इंटरनल ऑडिट, इसमें सब पार्ट इंटरनल ऑडिट का जनरल, कंडक्ट, प्लान इंटरवल्स, conforms to EMS, is standard implementation and managed। फिर सेकंड सब पार्ट है इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम, उसमें है environmental importance, process concern, changes affecting the organization, previous audits, audit criteria with scope, impartial auditor selection, documentation। ठीक है, फिर इसके आगे मैं ब्रीफ करता हूँ। सो जब हम मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस इवेल्यूशन की बात करेंगे, तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंडर्ड कहता है कि इसको मॉनिटर करना है, मेजर करना है, एनालाइज करना है, इवेल्युएट करना है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। सो पहले हमें आइडेंटिफाई करना है व्हाट नीड्स टू बी मॉनिटर एंड मेजर्ड। ठीक है, उसके बाद मेथड क्या होना चाहिए मॉनिटरिंग और मेजरमेंट का, एनालिसिस का, इवेल्युएशन का, जिससे कि हम इंश्योर कर सकें वैलिड रिजल्ट्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्राइटेरिया की बात करता है, जिसके अगेंस्ट में हम इवेलुएट करेंगे इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस के लिए, और जो भी हमने इंडिकेटर्स बनाए हैं कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है, तो उन क्राइटेरिया को हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और उसके बाद स्टैंडर्ड कहता है कि ये मॉनिटरिंग और मेजरमेंट कब हमें परफॉर्म करनी है। ठीक है, ये भी हमें डिफाइन करना है। उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं मॉनिटरिंग और मेजरिंग की, अ, उसको कब हमें एनालाइज और इवेलुएट करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें मतलब डिफाइन करनी है जब हम परफॉर्मेंस इवेलुएशन की बात करेंगे। साथ ही साथ जो भी हमारा मॉनिटरिंग और मेजरमेंट इक्विपमेंट्स हैं, अ, जो भी हमें यूज़ करने हैं, वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड हो, वेरीफाइड हो, ये भी हमें इंश्योर करना है, और मेंटेन भी होने चाहिए for the rightful use of uh, their application। ठीक है, सो और जो अपना इसके बाद स्टैंडर्ड कहता है कि जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस है और जो इफेक्टिवनेस है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का, वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मतलब इवेलुएट होना चाहिए। ठीक है, तो दो पार्ट्स हैं इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस का कि हमने परफॉर्म कैसा किया, और साथ ही साथ जो हमारा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम हमने डेवलप किया है, उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा ओवरऑल, उसे भी हमें इवेलुएट करना है।
और इसके बाद जो हमारा जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस है उसको कम्युनिकेट करना है बेस्ड ओवर द रिलेवेंसी टू इंटरनली और एक्सटर्नली। ठीक है, जैसा कि हमने अपने कम्युनिकेशन में ऊपर अभी डिफाइन किया था क्लॉज में, और उस अकॉर्डिंग हमें जो हमारे इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस है उसको कम्युनिकेट करना है इंटरनल और एक्सटर्नल पार्टीज के साथ। इसके बाद हमारा जो मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन है ये प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए एज अ एविडेंस। ठीक है, टू फर्दर इवैल्यूएशन एज अ रिजल्ट। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट अपना था इवैल्यूएशन ऑफ कंप्लायंस। ठीक है, अ, तो हम इवैल्यूएट कैसे करेंगे जो हमारा कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस था बेस्ड ओवर द और environmental management system based over the our environmental objectives policy। तो हम उसको इवेलुएट कर कैसे करेंगे कंप्लायंसेस को। ठीक है, उसके लिए हमारे पास प्रोसेस होने चाहिए जिसके बेसिस पे हम इवेलुएट कर सकें। ठीक है, उसके लिए हमें स्टैब्लिश इम्प्लीमेंट और मेंटेन करना है प्रोसेस को। और इसके लिए हमें और क्या क्या करना है, तो उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी है कि हम कंप्लायंस कब कब इवेलुएट करेंगे। ठीक है, साल में 2 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, 1 बार करेंगे। ठीक है, तो हमें फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी है, डिटरमाइन करनी है। ठीक है, उसके साथ ही साथ जो कंप्लायंस हम इवेलुएट करेंगे उस पे जो एक्शन होगा वो कैसे लेना है, क्या लेना है। ठीक है, इसको हमें डिसाइड करना है, डिटरमाइन करना है। ठीक है, और साथ ही साथ एक नॉलेज या फिर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, मेंटेन करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और अपने इंटरेस्टेड पार्टी के साथ भी कि इसकी जो कंप्लायंस स्टेटस है इन्वायरमेंटल वो क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट में और इवेल्युएशन में, और इसका हमें डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन भी मेंटेन करना है कंपनी में। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना इंटरनल ऑडिट का। सो जनरल में जो हमने बात की थी अभी की पॉइंट्स लिए थे, स्टैंडर्ड कहता है कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन को मतलब इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करना है एट प्लान्ड इंटरवल्स। प्लान्ड इंटरवल्स मतलब ये कंपनी टू कंपनी होता है कि मतलब सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेल्फ डिक्लेरेशन के उस पे होता है कि वो कितनी बार मतलब इंटरनल ऑडिट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, वो मतलब ईयरली होते हैं, कभी हाफ ईयरली, क्वार्टरली भी होते हैं। ठीक है, तो वो इंडिविजुअल कंपनी का अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन है, उसके ऊपर वो डिसाइड करती है। और इंटरनल ऑडिट का जो गोल है या फिर टारगेट है, उसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो खुद का रिक्वायरमेंट है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को लेके, ठीक है, उसको कंफर्म करने के लिए इंटरनल ऑडिट वो करती है। और दूसरा पॉइंट है जो कि है कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो ISO 14001 है, इसको रिक्वायरमेंट को कंफर्म करने के लिए वो इंटरनल ऑडिट करती है। और जो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरनल ऑडिट का जो मतलब यूज है या फिर के लिए गोल है, टारगेट है, वो है कि जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन और उसका जो मेंटेनेंस है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का, वो इफेक्टिव है कि नहीं है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम इंटरनल ऑडिट करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम। इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम
मतलब हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में इस्टेब्लिश करना है, इम्प्लीमेंट करना है, मेंटेन करना है। ठीक है, उसमें फ्रीक्वेंसीज की डिसाइड करनी है, मेथड डिसाइड करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड करनी है, प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स और रिपोर्टिंग के क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम में। ठीक है, साथ ही साथ जब हम इंटरनल ऑडिट प्लान करेंगे तो उसमें हमें ये चीज़ें हाईलाइट करनी चाहिए कि कौन कौन से प्रोसेस हैं जो कंसर्न हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल और इम्पोर्टेंस। ठीक है, और उन प्रोसेस में अगर चेंज होता है, ठीक है, और जो जो चेंजेस अगर हमने किए थे प्रीवियसली, ठीक है, वो ऑनेशन में जो रिजल्ट्स आए हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, उसने कैसे कैसे इफेक्ट डाला ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जो चेंजेस हमने किए हैं, लाए हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो प्रीवियस ऑडिट्स हुई हैं, प्रीवियस इंटरनल ऑडिट थे, उसकी वजह से जो भी हमने डिसीजन मेकिंग की थी या फिर जो भी हमारे आउटकम्स आए थे, चेंजेस आए थे, तो उसकी वजह से मतलब जो हमें क्या चीज़ें मतलब इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम में कंसीडर करनी है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो जो इंटरनल ऑडिट होगी वो डिफरेंट प्रोसेस के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, डिफरेंट फंक्शंस के लिए होती है। ठीक है, जहाँ पे प्रोसेस बहुत बड़ी होगी तो उसको हम कई पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इंटरनल ऑडिट को। ठीक है, जहाँ पे प्रोसेस छोटी होगी वहाँ पे हमारा इंटरनल ऑडिट का जो स्कोप होगा वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें डिसाइड करना है कि हमारी जो इंटरनल ऑडिट हो वो इफेक्टिव हो और जो हमारे इंटेंडेड आउटकम्स हो उसको हम अचीव कर सकें इंटेंडेड ऑडिट के थ्रू। ठीक है, और हमें इंटरनल ऑडिट में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो हमें उसमें ऑडिट क्राइटेरिया डिफाइन करनी चाहिए और स्कोप हर ऑडिट का डिफाइन करना चाहिए। उसके बाद जो ऑडिटर सिलेक्शन है वो भी हमें एक प्लान मैनर में करना चाहिए कि उसमें जो ऑडिटर्स होने चाहिए उनकी नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस, उनकी अ, जो ओवरऑल कॉम्पिटेंसी है वो क्या रिक्वायर्ड है उस ऑडिट को एक मतलब जेन्युइन तरीके से डिलीवर करने के लिए, जो उसका इंटेंडेड आउटकम है उसको अचीव करने के लिए। साथ ही साथ जो ऑडिट होनी चाहिए वो इम्पार्शियल होनी चाहिए, जो उसका प्रोसेस फॉलो हो ऑडिट का वो इम्पार्शियल हो। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब कहीं पे लैक ऑफ इम्पार्शियलिटी हो। ठीक है, या फिर पार्शियल हो जाए वो इंटरनल ऑडिट। तो इस तरह की चीज़ों को हमें प्रिवेंट करना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशन को सोच के प्लान करना है इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम को। साथ ही साथ जो जो इंटरनल ऑडिट के रिजल्ट्स हों वो रिलेवेंट मैनेजमेंट को रिपोर्ट किए जाएं, इसका भी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखना है अपने इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, और इनका मतलब एक डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एज अ एविडेंस हमें सिस्टम में मेंटेन करना है। ठीक है, तो अपना जो प्रोग्राम है इंटरनल ऑडिट का, इसके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उन सारी चीज़ों को एज ए डॉक्यूमेंट, एज ए एविडेंस हमें मेंटेन करना है टू फॉर डिसीजन मेकिंग एंड फॉर फर्दर इवैल्यूएशन एंड रिव्यू। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के अंदर ही नेक्स्ट स्लाइड है मैनेजमेंट रिव्यू की। तो मैनेजमेंट रिव्यू में जो चीज़ें आती हैं, प्लान इंटरवल्स हैं, कॉन्टिन्यूटी, सूटेबिलिटी, एडिक्वेसी, इफेक्टिवनेस, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में है प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यूज, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज, नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, compliance obligations, environmental aspects, risk and opportunity, environmental management system, objectives and performance,
फिर है सब पार्ट ट्रेंड्स, नॉन कंफर्मिटीज, करेक्टिव एक्शंस, ऑडिट रिजल्ट, रिसोर्स एडिक्वेसी, रिलेवेंट कम्युनिकेशन, continual improvement, output of management review, EMS continuity, suitability, adequacy, effectiveness, decision for continual improvement, and change, actions, implications, documentation. तो ये की पॉइंट्स आते हैं मैनेजमेंट रिव्यू में। अब मैं इनकी डिटेल में इनको ब्रीफ करता हूँ। सो मैनेजमेंट रिव्यू बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है फॉर स्मूथ implementation and integration of uh, management system with respect to environment or quality or occupational health and safety। ठीक है, तो यहाँ पे environmental management system के रिस्पेक्ट में चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, अम, तो जो स्टैंडर्ड कहता है कि जो environmental management system है उसका रिव्यू होना चाहिए, ठीक है, मैनेजमेंट के द्वारा, और वो प्लान इंटरवल में होना चाहिए, और उसका जो एंड गोल होना चाहिए कि वो कॉन्टिन्यूइंग मैनर में सूटेबिलिटी और एडिक्वेसी और इफेक्टिवनेस जो है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का वो इन्हेंस करे। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए मैनेजमेंट रिव्यू में, वो है जो प्रीवियस हमें हमारी मैनेजमेंट रिव्यू हुए हैं उसमें जो हमने एक्शंस लिए थे उसका स्टेटस क्या है, मतलब, ठीक है, हमने जो एक्शंस लिए थे उसमें जो आउटकम्स निकल के आए हैं तो उसको हमें इंक्लूड करना है। ठीक है, फिर अगर हमारा कोई चेंज आ रहा है एक्सटर्नल और इंटरनल इशू में विच आर रिलेवेंट टू द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, उसको हमें कंसीडर करना है। उसके बाद अगर कोई चीज़ नीड एंड एक्सपेक्टेशन इंटरेस्टेड पार्टीज के उसमें आ रही है तो उसको हमें इंक्लूड करना अपने मैनेजमेंट रिव्यू में। कंप्लायंस ऑब्लिगेशन में कोई चेंजेस आए हैं तो उसको इंक्लूड करना है। कोई अगर इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है जो सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है तो उसको हमें कंसीडर करना है मैनेजमेंट रिव्यू में। और रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है, कोई हमारे जो हमारी प्लानिंग थी, हमारे स्कोप थे हमारे उसको लेके, या फिर हमारे जो कॉन्टेक्स्ट हमने डिसाइड किया था, ऑब्जेक्टिव्स पॉलिसीज डिसाइड की थी, प्रोसीजर्स डिसाइड किए थे, तो उसमें रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी से कुछ नए प्रोविजंस ऐड हुए हैं, कोई चेंज आ रहा है तो उन्हें हमें इंक्लूड करना है मैनेजमेंट रिव्यू में। साथ ही साथ हमें ये भी इंक्लूड करना है मैनेजमेंट रिव्यू में कि हमारे किस एक्सटेंट तक हमारे जो एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हुए हैं। ठीक है, इसके बाद स्टैंडर्ड कहता है कि आ, और क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं मैनेजमेंट रिव्यू में, कि अगर हमारा कोई ट्रेंड है जैसे नॉन कन्फर्मिटी या करेक्टिव एक्शंस का, कि अगर हमें किसी प्रोसीजर में, किसी फंक्शन में, किसी एक्टिविटी में हमारा किसी इंटरेस्टेड पार्टीज को लेके हमारी कोई नॉन कन्फर्मिटी या करेक्टिव एक्शंस है जो रिपीटेटिव हैं तो उनको ऐड करना है, या फिर कहीं पे मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग मेजरमेंट रिजल्ट्स हैं जो कॉन्टिन्यूसली फ्लक्चुएट होते रहते हैं, प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यू में भी हुए हैं, तो उनको भी ऐड करना है हमें। ठीक है, फिर अ, जो कंप्लायंस ऑब्लिगेशन की फुलफिलमेंट है, अ, अगर कहीं पे हमारी लैग कर रही है या फिर कहीं ना कहीं जो हमारी एक्सेप्टेड लेवल है या फिर एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड लेवल है वहां तक नहीं मैच कर पा रही है तो उनको भी मैनेजमेंट रिव्यू में हमें ऐड करना है। ठीक है, और साथ ही साथ जो इंटरनल ऑडिट के रिजल्ट्स हैं उनको भी हमें अपने मैनेजमेंट रिव्यू में ऐड करना है। उसके बाद मैनेजमेंट रिव्यू में हमें एडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज को भी ऐड करना है। साथ ही साथ जो
कम्युनिकेशन एंड इंटरेस्टेड पार्टीज के साथ उसमें कंप्लेन भी हो सकती है, उनको भी हमें ऐड करना है। अ, फिर उसके बाद बात होती है मैनुअल रिव्यू में अपॉर्चुनिटीज़ की, जिसमें अगर हम कॉन्टिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ मैनेजमेंट रिव्यू में चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हमारी हैं मैनेजमेंट रिव्यू हम जब भी करेंगे तो इन पॉइंट्स को लेके हमें करना है। तो ये मतलब हम ग्रुप भी कर सकते हैं इन रिक्वायरमेंट्स को मैनेजमेंट रिव्यू के। मतलब हम सोचते हैं 5 नंबर ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू करें, 4 नंबर ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू करें, या फिर हर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग मैनेजमेंट रिव्यू करें। ठीक है, तो भी अपने हम अपनी कैपेसिटी, अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू का कंपनी करती है, कॉर्पोरेशन करती है। ठीक है, फिर इसके बाद स्टैंडर्ड जो बात करता है वो करता है आउटपुट ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू क्या होने चाहिए। ठीक है, आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट रिव्यू का। जो हमने इनपुट ले लिया, हमने रिव्यू कर लिया, तो आउटपुट हमारी क्या क्या निकल के आना चाहिए, जिस पे हम एक्शन प्लान बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें होना चाहिए जो हमारा हमारा जो फोकस होना चाहिए कि जो हमारा इफेक्टिवनेस है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का, उसको इन्हेंस करना है इफेक्टिवनेस को। तो जो हमारा आउटपुट आए वो कॉन्टिन्यूइंग सूटेबल हो, उसके हिसाब से एडिक्वेट हो। ठीक है, साथ ही साथ डिसीजंस हमारे निकल के आने चाहिए जिससे हम कॉन्टिन्यूअली इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज डेवलप कर पाए, या फिर हमारे रिव्यू से ये आउटपुट निकल के आना चाहिए, कोई डिसीजन है जिसे हम चेंज कर पाएँ कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में, या फिर उससे रिलेटेड रिसोर्सेज में। तो इस तरह के आउटपुट के रिव्यू आने चाहिए हमारे। इन केस हमारे कुछ इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स नहीं हम अचीव कर पाए हैं, तो उस केस में हमारे एक्शन प्लान क्या होंगे। तो इसको लेके मतलब हमारे मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट आने चाहिए। इसके बाद आउटपुट में इंटीग्रेशन आ सकता है इम्प्रूवमेंट के। कोई अपॉर्चुनिटी हमें निकल के आ रही है जो इम्प्रूवमेंट के लिए है, उसको इंटीग्रेट करना है अपने मैनेजमेंट सिस्टम में। अ, ठीक है, या फिर अपने कोई हमारा सब वेंडर है, हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, वेंडर है, तो उससे रिलेटेड आउटसोर्स कोई प्रोसेस है, उसमें कुछ हमारा इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन में ईएमएस को लेके। तो ये हमारा रिव्यू निकल के आ सकता है। ठीक है, और या फिर हमारा रिव्यू में निकल के आ सकता है कि हमारा कोई इम्प्लीकेशन है जो कि स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को लेके ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू थ्रू मैनेजमेंट रिव्यू। ठीक है, फिर इसके बाद स्टैंडर्ड कहता है कि इन सारी चीज़ों का मैनेजमेंट रिव्यू के हमें डॉक्यूमेंटेड मैनर में चीज़ों को मेंटेन करना है फॉर फ्यूचर यूज़। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे रिटेंशन की बात नहीं किया है इस स्टैंडर्ड में और 14001 में। तो आपको ये डॉक्यूमेंट जो प्रूफ्स हैं इनको मतलब एक रिटेन करना है based on your understanding and your requirement, how much long you want to uh, retain all kind of evidence as a documented thing in your company to justify your interested party, your regulatory body। ओके, ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट स्लाइड में, वो है इम्प्रूवमेंट का। ये लास्ट क्लॉज है स्टैंडर्ड का, 10th क्लॉज ISO 14001 का। सो लास्ट में हम जब इंटरनल ऑडिट कर लिया, हमने सारी चीज़ें कर ली, हमने स्कोप डिस्कस कर लिया, कॉन्टेक्स्ट डिस्कस कर लिया, इसके बाद प्लानिंग कर ली, ऑपरेशन देख लिए, सपोर्ट देख लिए, कम्युनिकेशन देख लिए। ठीक है, और इंटरनल ऑडिट देख लिया, और हमने मैनेजमेंट रिव्यू कर लिया।
तो लास्टली हमारा हमें जो फोकस करना है वो इम्प्रूवमेंट पे करना है। हमारे इम्प्रूवमेंट क्या निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हमने इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू जो सारी चीज़ें की हैं उसके एंड रिजल्ट के में हम इम्प्रूवमेंट क्या देखते हैं, क्या मिल रहा है हमें। हाँ, तो हमें जब सारी चीज़ें हम कर लेंगे तो हमें इन सारी चीज़ों से ये निकाल के लास्टली लेना है कि हमें डिटरमाइन करना है अपॉर्चुनिटीज़ को जो फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। और उसके साथ साथ उसको कैसे उस इम्प्रूवमेंट को इम्प्लीमेंट करना है, उस पर नेसेसरी एक्शन क्या होंगे जिससे कि हम जो इंटेंडेड आउटकम्स हैं इम्प्रूवमेंट के रिस्पेक्ट में अ, वो हमें मिल सके और हमारा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम एट द लास्ट इम्प्रूव हो सके। फिर यहाँ पे इम्प्रूवमेंट में बात होती है, स्लाइड में मैंने मेंशन किया है, जनरल में मेंशन किया अपॉर्चुनिटी, इम्प्रूवमेंट, इम्प्लीमेंट, एक्शन, अचीव इंटेंडेड आउटकम, जैसा भी मैंने ब्रीफ किया आपको। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट है नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शंस। तो इसमें पहला पॉइंट है रिएक्ट, एक्शन, कॉन्सिक्वेंसेस। सेकंड पॉइंट है इवेल्युएट, रिव्यूइंग कॉज, सिमिलर नॉन कन्फर्मिटी, implement any action, review the effectiveness, change EMS documentation. फिर लास्ट पॉइंट है continual improvement, suitability, adequacy, effectiveness with respect to EMS, ठीक है। सो नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शंस जो हैं, जो नॉन कन्फर्मिटी हमारी निकल के आएगी वो इंटरनल ऑडिट से निकल के आएगी, मैनेजमेंट रिव्यू से निकल के आएंगी, ठीक है। या फिर जो भी हमारा मैन मॉनिटरिंग और मेजरमेंट मेजर कर रहे हैं उसके थ्रू निकल के आएगी हमारी नॉन कन्फर्मिटी। तो अ, उसमें ऑर्गेनाइजेशन को करना क्या है, उस पर ऑर्गेनाइजेशन को एक रिएक्ट करना है, उस पर एक्शन प्लान बनाना है कि कैसे उस नॉन कन्फर्मिटी को कंट्रोल करें या फिर करेक्ट किया जाए, ठीक है। साथ ही साथ उस नॉन कन्फर्मिटी से जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको कैसे हमें डील करना है, उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं उसके एडवर्स इफेक्ट को, ठीक है। तो ये चीज़ें करनी है। साथ ही साथ अ, जब हम मिटिगेट कर रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, ठीक है। तो साथ ही साथ हमें एक एक्शन प्लान इवेलुएट करना है कि जिससे हम एलिमिनेट कर सकें उस नॉन कन्फर्मिटी के कॉज को, जिससे कि वो रीअकर ना हो सके या फिर कहीं और फिर से उसका अकरेंस ना हो, ठीक है। इस पे भी हमें एक एक्शन प्लान डेवलप करना है। तो उसके लिए हमें रिव्यू करना पड़ेगा नॉन कन्फर्मिटी को। अ, फिर उसके बाद हम कहीं ना कहीं डिटरमाइन कर पाएंगे कॉज ऑफ नॉन कन्फर्मिटी को, ठीक है। साथ ही साथ हमें सिमिलर नॉन कन्फर्मिटी को भी डिटरमाइन करना है जो एग्जिस्ट कर सकती हैं या कर रही होंगी या फिर पोटेंशियली आगे चल के आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इस इस पॉइंट ऑफ व्यू से रिव्यू करना उस नॉन कन्फर्मिटी को, ठीक है। और जो भी हमारा मतलब हमने प्रिवेंटिव, करेक्टिव या फिर मिटिगेटिंग एक्शन प्लान बनाया है उन सारे को हमें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। जिससे कि जो नॉन कन्फर्मिटी के रिस्पेक्ट में हमारा माइंडसेट है कि उसको मिटिगेट किया जा सकते हैं, उसको करेक्ट किया जा सकते हैं, उसको एलिमिनेट किया जा सकते हैं या करेक्ट किया जा सके। तो वो चीज़ें मतलब हम कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर पाए अपने मैनेजमेंट सिस्टम में इन्वायरमेंट के। इसके लिए प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन का हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमें रिव्यू करना है अ, जो इफेक्टिवनेस है उस करेक्टिव एक्शन का, ठीक है। और इन केस हो सकता है कि अगर हमें लगता है कि ज़रूरी है तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में कोई चेंज की तो उसको भी करना चाहिए, ठीक है।
और जो करेक्टिव एक्शन होगा वो मतलब सिग्निफिकेंट होना चाहिए और जो भी मतलब अप्रोप्रिएट होना चाहिए सिग्निफिकेंस जो है नॉन कन्फर्मिटी का। ठीक है, ठीक है। अ, तो जो नॉन कन्फर्मिटी है उससे हो सकता है कोई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट हमें देखने को मिल रहा हो। तो हमारा जो करेक्टिव एक्शन है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब अ, आप अगर करेक्टिव एक्शन को फर्दर रिव्यू करें या फिर किसी रेगुलेटरी बॉडी को देखने को मिले तो वो अ, उसके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से लगे कि जो करेक्टिव एक्शन है वो सही से उस पर डिसीजन नहीं लिया गया या उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ठीक है, तो इनको प्रॉपर ध्यान रखना है और इसके लिए जो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है वो सारे मेंटेन करना है एज एविडेंस। ठीक है, और उसको रिटेन करना है अपनी कंपनी में। और अगर रिजल्ट हैं कोई करेक्टिव एक्शंस के जो हम रिव्यू करेंगे तो उसको भी हमें मेंटेन करना है एज अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, फिर इसके बाद जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का पॉइंट आता है कि हमें इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हेंस करना है। उसके माइंडसेट से हमें अ, अ, जो भी सूटेबिलिटी है, एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस है उसको इम्प्रूव करनी है। अ, जो भी हमने क्लॉज डिस्कस किए हैं अभी तक उसके अ, जरिए से। ठीक है, उसकी हेल्प से तो जहाँ पे भी हमें हमें लगता है कि हमारी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट में हेल्प हो सकती है इन सारे पैरामीटर्स को इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी चीज़ें हमने इंक्लूड की हैं, जिस भी तरह से हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपने इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस में, उन सारी चीज़ों को हमें डे टू डे हमें इम्प्रूव करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, इसके बाद जो इस स्टैंडर्ड में एनेक्चर ए में गाइडेंस दी हुई है, तो मैंने अपनी ट्रेनिंग में सारी गाइडेंस को इंक्लूड करने की कोशिश की है। ठीक है, होपफुल हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आपको हेल्प होगी फर्दर चीज़ों को अच्छा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करने में अपने आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पेक्टिवली जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हो। ठीक है, या फिर नॉलेज गेन करने में। ठीक है, और इस स्टैंडर्ड में जो बिब्लियोग्राफी है उसमें काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स ऐड किए हुए हैं। 8 स्टैंडर्ड्स की बात की हुई है। ठीक है, तो एक अच्छा स्टैंडर्ड है, मतलब ओवरऑल समझने के लिए इसमें रिस्क मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड भी ऐड किया गया है, एनर्जी मैनेजमेंट का भी, और ऑडिटिंग मैनेजमेंट का भी, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के अ, 4 स्टैंडर्ड यूज किए गए हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल, इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन, environmental performance, general guidelines on principles, system and support techniques। तो ये सारे 8 स्टैंडर्ड्स का यूज किया गया है एज अ बिब्लियोग्राफी टू डेवलप दिस स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अच्छे से आप इस स्टैंडर्ड को अपना एक अच्छा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करिए और इसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है, इंटीग्रेट करिए। आपको अगर हमारी कोई हेल्प चाहिए है तो आप हमें दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और थैंक यू। आज इतने पे हम इस ट्रेनिंग को स्टॉप कर रहे हैं, अपने इस ट्रेनिंग को, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।